हाय बच्चा पाड़ी, दिस इज योर एजुकेटर शुभम पाठक और आज हम पढ़ने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पूरा चैप्टर एक ही लेक्चर में। आज ही हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स भी पढ़ लेंगे और आज ही हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स भी पढ़ लेंगे। एंड बाय द वे, आई एम अ ग्रेजुएट इन लाइफ साइंसेज बायोलॉजी फ्रॉम किरोड़ीमल कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी। कई बच्चे पूछते रहते हैं मैम आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया है, तो मैं आपको बता रही हूँ। मैं इस चैनल पर प्राइमरली आपको एसएसटी और बायोलॉजी पढ़ाती हूँ क्लास 10 की। सो इफ यू हैवंट सब्सक्राइब मे बी यू कैन थिंक अबाउट इट। ओके, लेट्स स्टार्ट। अच्छा, इस चैप्टर से पहले हम अपनी बायोलॉजी की बुक में, साइंस की बुक में लाइफ प्रोसेसेस वाला चैप्टर पढ़ते हैं। उसमें हम उन प्रोसेसेस के बारे में पढ़ते हैं जिनकी बदौलत हमारी लाइफ जो है मेंटेन होती रहती है, चलती रहती है अच्छे से। फॉर एग्जांपल डाइजेशन, एक्सक्रीशन, है ना, ब्रीदिंग, ऑल ऑफ दैट। नाउ इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसे ही फीचर के बारे में जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है। उस फीचर का नाम है मूवमेंट। हो सकता है बच्चा कि प्लांट्स का मूवमेंट जो है एनिमल के मूवमेंट जैसा नहीं होता है, हो क्या सकता है, ऐसे ही होता है। प्लांट्स का मूवमेंट एनिमल के मूवमेंट्स की तरह नहीं होता है, लेकिन मूवमेंट एज पर्टिकुलरली ग्रोथ जो है एज अ फीचर हर लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करता है। प्लांट्स में अगर आप देखते हो तो एक सीड को अगर आप मिट्टी में डालते हो तो कुछ टाइम बाद जब आप उसे अच्छा एनवायरनमेंट दे देते हो, पानी दे देते हो, खाद दे देते हो, उसे हवा मिल जाती है, तो वही सीड मिट्टी में से बाहर निकल के सीडलिंग बना लेता है और वही सीडलिंग बाद में जाके प्लांट बना लेता है और कभी कभी उसी बीज से बड़ा सा पेड़ यानी कि ट्री भी बन जाता है। तो डेफिनेटली एनिमल्स का मूवमेंट देखते हो तो थोड़ा अलग होता है, क्योंकि वो तो लोकोमोशन शो कर लेते हैं, है ना। एनिमल्स जो है लोकोमोशन शो करते हैं, प्लांट्स लोकोमोशन शो नहीं करते हैं। लोकोमोशन का मतलब अपनी पूरी बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह उठा के रख देते हैं एनिमल्स, भागना, चलना। प्लांट्स में ऐसा नहीं होता है, बट ग्रोथ is an essential component of every living organisms and that growth we are going to discuss in this chapter. अच्छा, हम ग्रो क्यों करते हैं, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो क्यों करते हैं? क्योंकि हम आसपास जिस भी वातावरण में रहते हैं ना, उस वातावरण में कंटिन्यूसली कोई ना कोई तरीके का बदलाव होता रहता है। हमारे आसपास के वातावरण में, हमारे आसपास की एनवायरमेंटल कंडीशन में जो भी बदलाव होता है जिसके प्रति एनिमल्स रिस्पॉन्ड करते हैं, एनिमल्स क्या, सारे ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड करते हैं, उन चेंजेस को बोला जाता है स्टिमुलस। क्या बोला जाता है? स्टिमुलस या स्टिमुलाई। याद रखना, द चेंजेस इन द एनवायरमेंटल कंडीशन दैट लीड्स टू अ रिस्पॉन्स फ्रॉम एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज स्टिमुलस। प्लांट के स्टिमुलस के रिस्पॉन्सेज अलग हो सकते हैं, एनिमल्स के अलग हो सकते हैं, लेकिन सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करते हैं। इट कुड बी एज सिंपल एज कि एसी तेज हो गया है तो आपको कंबल लेने का मन करेगा, है ना। पीएच में चेंज हो सकता है, टेम्परेचर में चेंज हो सकता है, हीट में चेंज हो सकता है आसपास के एटमॉस्फेयर की। इनफैक्ट आसपास जो है आपको कोई नेचुरल डिजास्टर मिल सकता है, फाइट या फ्लाइट सिचुएशन हो सकती है, आपको कोई खूंखार कुत्ता डरा रहा है, डॉग डरा रहा है, तो आप भागना चाह रहे हो, तो स्टिमुलस कैन बी ऑफ एनी टाइप। एक जो बेसिक डिफरेंस है एनिमल्स और प्लांट्स के रिस्पॉन्सेज में वो ये है कि उसका कोऑर्डिनेशन अलग अलग तरीके से होता है। बच्चा, एनिमल्स जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में आते हैं, स्पेसिफिकली मल्टी सेलुलर एनिमल्स जो होते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स हो गए, कैट्स हो गई, डॉग्स हो गई, ये सब क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं, राइट। तो एनिमल्स में रिस्पॉन्सेज जो होते हैं स्टिमुलस के प्रति, जो हम रिस्पॉन्ड करते हैं, जो भी हम बेसिकली जो भी एक्शन लेते हैं एनवायरमेंटल चेंज के अगेंस्ट, वो एक्शंस कंट्रोल होते हैं दो सिस्टम से। एनिमल्स में दो सिस्टम्स होते हैं, एक एंडोक्राइन सिस्टम होता है जिसे आप प्यार से हार्मोनल सिस्टम भी बोल सकते हो, इसमें हार्मोन्स आते हैं। दूसरा होता है न्यूरल सिस्टम, जिसे आप प्यार से नर्वस सिस्टम भी बोल सकते हो। तो एनिमल्स में ये दो सिस्टम होते हैं। प्लांट्स में आप जानते हो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम या नर्वस सिस्टम जो है एग्जिस्ट नहीं करता है। तो प्लांट्स अगर स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्ड करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ किससे करते हैं, हार्मोन्स की मदद से करते हैं। हम इस चैप्टर में एनिमल्स के रिस्पॉन्सेज को भी पढ़ने वाले हैं, तो एनिमल्स का एंडोक्राइन सिस्टम और न्यूरल सिस्टम भी पढ़ेंगे, और प्लांट्स का फाइटो हार्मोन्स यानी कि प्लांट्स के हार्मोन्स का सिस्टम भी पढ़ेंगे। याद रखना, ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर हो या सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हो, यूनिसेलुलर हो, रिस्पॉन्स सबको ही करता है स्टिमुलस की तरफ। फॉर एग्जाम्पल अमीबा जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। अगर अमोइबा या अमीबा के आसपास एनवायरनमेंट में आपको खाना देखने को मिलता है तो अमीबा उसकी तरफ मूव करने लगता है और देखते ही देखते वो खाने को एनगल्फ कर लेता है और अंदर बन जाता है फूड वैक्यूल। ये जो सूडोपोडिया की मदद से वो खाने की तरफ बढ़ा, दिस वॉज अ रिस्पॉन्स दैट अमीबा हैज टुवर्ड्स द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। ठीक है, चल,
तो अभी हम समझते हैं कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन कैसे हो रहा है, हमें समझ आ गया। प्लांट्स में सिर्फ हार्मोन्स के थ्रू हो रहा है, एनिमल्स में हार्मोन्स और नर्वस सिस्टम के थ्रू हो रहा है। और इसी रिस्पॉन्स को, जो हम एक बेस्ट रिस्पॉन्स प्रस्तुत करते हैं ना स्टिमुलस के अगेंस्ट, इसी को कोऑर्डिनेशन बोला जाता है। तो हमारी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में, स्पेशली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स के बहुत सारे टिश्यूज, बहुत सारे सेल सिस्टमैटिक तरीके में काम करके एक पर्टिकुलर प्रॉपर रिस्पॉन्स जब देते हैं स्टिमुलस के अगेंस्ट या स्टिमुलस के प्रति, उसे बोला जाता है कोऑर्डिनेशन। एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो आप क्वेश्चन को एनालाइज करके उसका आंसर लिखते हो कि जो मन में आता है वो लिख देते हो? नहीं, पहले एनालाइज करते हो ना। Similarly, if there is any change in the environment, first we analyze what do we need to do about it and then we respond. Cool? चल, कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स पहले पढ़ लेते हैं। आपकी एनसीईआरटी में कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स जो है वो थोड़ा अलग तरीके से दिया है। मतलब हमारे जो दो सिस्टम्स हैं, एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम, वो अलग अलग तरीके से दिए हैं। मैं थोड़ा बहुत आपको बीच में भी बताती रहूंगी, बट हम बिल्कुल एनसीईआरटी का पैटर्न फॉलो करने की कोशिश करेंगे। तो एनिमल्स में दो सिस्टम अपने पास, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। पहले नर्वस सिस्टम को समझते हैं। बच्चा, हमारे यहाँ नर्वस सिस्टम में, एनिमल्स में नर्वस सिस्टम में, पहली बात तो नर्वस बोलो या न्यूरल बोलो एक ही बात है, ठीक है। नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे प्यार से सीएनएस बोलते हो। दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसे प्यार से पीएनएस बोलते हो। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के फर्दर दो पार्ट्स होते हैं, दो ऑर्गन्स होते हैं। एक होता है आपका, ऑर्गन्स नहीं, दो पार्ट्स होते हैं, ब्रेन, और एक होता है स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स में आती हैं आपकी नर्व्स। क्या आती हैं इसमें? नर्व्स। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में यहां लिख दूं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में तीन तरीके की नसें आती हैं। एक होती है आपकी क्रेनियल नर्व्स, दूसरी होती है बच्चा स्पाइनल नर्व्स, तीसरी होती हैं विसरल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स होती हैं जो आपकी ब्रेन से निकल रही होती हैं, ब्रेन से कनेक्टेड होती हैं। स्पाइनल नर्व्स एज अ नेम सजेस्ट स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होती हैं। विसरल नर्व्स का काम होता है क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स के बीच में कोऑर्डिनेशन करना, यानी कि उनको ज्वाइन करना, ठीक है। ये तीन नसें होती हैं पीएनएस का पार्ट। ऐसा नहीं है कि आपकी नर्व सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नहीं होती है, लेकिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो नर्व्स पाई जाती है ना, उन्हें साथ में आप बोलते हो ट्रैक्ट्स। क्या बोलते हो? ट्रैक्ट्स बोलते हो। और पीएनएस में जो नर्व फाइबर्स पाए जाते हैं उसके बंडल को आप बोलते हो नर्व फाइबर या फिर नर्व्स। तो याद रखना है बात। ब्रेन भी हम पढ़ेंगे, ब्रेन हम डिटेल में पढ़ेंगे, स्पाइनल कॉर्ड हम थोड़ा कम पढ़ेंगे। अगर आपको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को फंक्शन के बेसिस पे डिवाइड करना है, अकॉर्डिंग टू फंक्शन, तो आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, एफरेंट एंड इफरेंट। एफरेंट नर्व फाइबर्स यानी कि ऐसी नसें जो सेंसरी ऑर्गन से सीएनएस तक इंपल्सेस लेके जाती हैं, उसे आप एफरेंट नर्व फाइबर्स बोलते हो। ऑन द अदर हैंड, सीएनएस से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जब इंपल्सेस आपके इफेक्टर सेल्स के पास जाते हैं, या फिर नॉर्मली अगर मैं बोलूं तो टिश्यूज और ऑर्गन्स के पास जाते हैं, जिस भी टिश्यूज और ऑर्गन्स की जरूरत होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, तो उसे इफरेंट बोलते हैं। याद रखना, एफरेंट सेंसरी टू सीएनएस एंड इफरेंट सीएनएस टू टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। ये आगे काम आने वाला है। चलो आगे चलते हैं, हम बात करते हैं आपकी पीएनएस की थोड़ी सी और। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया है, क्रेनियल, स्पाइनल, विसीरल नर्व्स, वही मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। ये पता है नंबरिंग क्यों गलत हो जाती है, हमेशा सही डालती हूँ फिर भी गलत हो जाती है। देयर आर 12 क्रेनियल नर्व्स एंड 31 स्पाइनल नर्व्स इन ह्यूमंस। स्पाइनल कॉर्ड से आप जानते हो कि नर्व्स निकलती रहती हैं। अच्छा, पीएनएस समझ आ गया, सीएनएस समझ आ गया, दोनों के कंपोनेंट समझ आ गए। अब बात करते हैं नर्वस सिस्टम के बेसिक फंक्शनल यूनिट की, जिसका नाम है न्यूरॉन। तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ अ नर्वस सिस्टम इज अ नर्व सेल, और नर्व सेल का फैंसी नाम होता है न्यूरॉन। न्यूरॉन बॉडी का सबसे लंबा सेल होता है, सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है। कभी कभी एक ह्यूमन बॉडी की जितनी लेंथ होती है ना, जितनी हाइट होती है, उतने लंबे लंबे न्यूरॉन्स भी आपकी बॉडी में एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब न्यूरॉन्स भी दो तरीके होते हैं, इफेक्टर न्यूरॉन्स भी होते हैं, एफरेंट न्यूरॉन्स भी होते हैं। तो वही सिस्टम है नर्व फाइबर्स की तरह, इसमें भी इफरेंट और एफरेंट का कॉन्सेप्ट होता है। न्यूरॉन्स का क्या काम होता है? जब भी कोई एनवायरमेंट में चेंज आता है तो न्यूरॉन्स उस
मैसेज को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जाते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम उस मैसेज को प्रोसेस करता है और फिर एक अप्रोप्रिएट, अपने हिसाब से वो तो बेस्ट रिस्पॉन्स ही देता है, अपने हिसाब से बेस्ट रिस्पॉन्स उस स्टिमुलस के प्रति वो जेनरेट करता है, और वो जो रिस्पॉन्स होता है वो भी पर्टिकुलर टिश्यूज और ऑर्गन्स तक ले जाने का काम होता है आपके न्यूरॉन्स का। तो दे बेसिकली कैरी द stimulus responses और electrical impulses to the central nervous system। पहले हम न्यूरॉन्स के कंपोनेंट्स पढ़ लेते हैं, न्यूरॉन्स एज अ बेसिक स्ट्रक्चर समझते हैं, फिर हम समझेंगे कि ये मैं क्या बोल रही हूँ, कि वो कैरी कैसे करता है ना स्टिमुलस को। ठीक है, अच्छा बच्चा, न्यूरॉन्स मोस्टली तो एक जैसे दिखते हैं, लेकिन एक तरीके के न्यूरॉन्स होते हैं जिनमें जो आपका साइटोप्लाज्म होता है फ्लास्क शेप होता है। भाई सेल है, साइटोप्लाज्म तो होगा ही। न्यूरॉन्स विच हैव फ्लास्क शेप्ड साइटोप्लाज्म दे आर नोन एज पुरकिंजे सेल्स। और ये पुरकिंजे सेल्स कहां पाए जाते हैं? फाउंड इन द सेरिबिलम। कई सारे स्कूल्स में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो आई हैव टोल्ड यू, वैसे सिलेबस पे नहीं है। अच्छा, न्यूरॉन के पार्ट्स हम डिस्कस कर रहे थे। न्यूरॉन्स की बॉडी को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। एक सेल बॉडी जो ये मैंने मार्क किया, दूसरा डेंड्राइट्स जो यहाँ पे मार्क्ड हैं, और तीसरा एक्सॉन। और एक्सॉन के एंड में नर्व एंडिंग्स होती है, बट नर्व एंडिंग्स को आप एक्सॉन का ही पार्ट मान लेते हो, तो यहाँ पे वो काउंट नहीं होता है। ठीक है, तो सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। सेल बॉडी होती है जिसमें मेन साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होता है। हर न्यूरॉन के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, सेल बॉडी से बाहर की तरफ ब्रांचेस निकल रही होती हैं, छोटी छोटी ब्रांचेस, उन्हें आप डेंड्राइट्स बोलते हो। डेंड्राइट्स का काम होता है, जब भी कोई नर्व इंपल्स आ रही है, मतलब जब भी कोई मैसेज आ रहा है, तो वो सेल बॉडी तक पहुंचे, उसका ट्रांसपोर्टेशन का मेन जिम्मा दिया जाता है डेंड्राइट्स के ऊपर। एक्सॉन ऑन द अदर हैंड न्यूरॉन का सबसे इलोंगेटेड पार्ट है। न्यूरॉन सबसे लॉन्गेस्ट सेल हो गया बॉडी का, उसके अंदर भी जो सबसे लंबा पार्ट होता है वो होता है आपका एक्सॉन। कई एक्सॉन्स होते हैं जिनके ऊपर एक इंसुलेटिंग लेयर होती है, उस लेयर को माइलिन शीथ बोला जाता है, प्रोटीन से बनी हुई लेयर होती है। तो ऐसे न्यूरॉन जिनके पास, रुको मैं ये रब कर दूं, ऐसे न्यूरॉन्स जिनके पास वो माइलिन शीथ होती है उसे बोला जाता है माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। और ऐसे न्यूरॉन्स जिनके पास माइलिनेटेड शीट्स नहीं होती है उसे सिंपल बोला जाता है नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। और अगर माइलिनेटेड न्यूरॉन्स की बात करो तो दो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स के बीच की जो स्पेस होती है बच्चा, इसे नोड्स ऑफ रैनवियर बोलते हो। ये क्लास 10th के लेवल की बातें हैं, बट सम चिल्ड्रन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, इसलिए मैं बता रही हूँ। What is nodes of Ranvier? The gap between two adjacent myelin sheaths is known as nodes of Ranvier, and the gap between two neuron is known as, मान लो ये न्यूरॉन है, न्यूरॉन नंबर 1, न्यूरॉन नंबर 2, दो न्यूरॉन ना आपस में कंप्लीटली कनेक्टेड कभी नहीं होते, बीच में हमेशा गैप होता है। इस गैप को बोला जाता है साइनैप्सिस। क्या बोला जाता है? साइनैप्सिस। अच्छा, न्यूरॉन कहाँ गया? मैंने ना एक और चीज लिखनी थी यहाँ पे, वो मैं स्लाइड ही मिस हो गई। चलो मैं बता देती हूँ, लिख के बता देती हूँ। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स बच्चा, इतना तो आपको समझ आ गया होगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक इंपल्सेस ले जाने पड़ते हैं और फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम उन इंपल्सेस को प्रोसेस करके एक नए तरीके का रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं, राइट। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स ऑल्सो। वन इज सेंसरी, द अदर वन इज मोटर, एंड द थर्ड वन इज रिले। रिले का काम होता है ट्रांसपोर्टेशन करना, रिले का काम होता है कोऑर्डिनेशन करना सेंसरी और मोटर के बीच में। सेंसरी न्यूरॉन्स का काम होता है सेंसरी सेल से सीएनएस तक इंफॉर्मेशन ले जाना। कहां से कहां? पेन ही खराब हो गया, एक सेकेंड। हाँ, सेंसरी का काम होता है सेंसरी सेल से बोलो या सेंसरी ऑर्गन से बोलो या सेंसरी टिश्यूज से बोलो,
वहां वो इन्फॉर्मेशन लेके जाते हैं सीएनएस तक का। और मोटर का काम क्या होता है, मूवमेंट को कैरी आउट करना। तो मोटर न्यूरॉन्स कैरी करते हैं इन्फॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मसल सेल्स की तरफ, जिस भी मसल्स की हमें जरूरत हो। रिले का काम हो गया कोऑर्डिनेशन करना सेंसरी और मोटर के बीच में। तो न्यूरॉन यहाँ पे खत्म हो गया है। आगे जाने से पहले एक कॉन्सेप्ट अगर हम समझ गए तो पूरा चैप्टर हमें इजी लगने लगता है, वो है रिसेप्टर और इफेक्टर का। ध्यान से सुनो, आपकी बॉडी में सेंस ऑर्गन्स आपको पता है कौन कौन से होते हैं? आपकी बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। आंखें होती हैं और इसके साथ कान होते हैं, स्किन होती है पूरी बॉडी की, नोज होती है और टंग होती है। आंखों में इन सारे सेंस ऑर्गन्स में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें बोला जाता है रिसेप्टर, क्योंकि ये सेंसरी ऑर्गन है, ये चीजों को सेंस करते हैं। आसपास जो भी चेंज आएगा ये उसे सेंस करेंगे। जैसे ईयर सेंस करेगा अगर कोई आवाज तेज हो रही है या धीमी हो रही है, तो साउंड को रिसीव करने के लिए ईयर्स में फोनो रिसेप्टर्स होते हैं। फोनो का मतलब होता है आवाज से रिलेटेड। आंखें, क्योंकि आंखें भी एक सेंसरी ऑर्गन है, तो वो लाइट को डिटेक्ट करती हैं, उनके लिए आंखों में क्या होते हैं, फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, है ना, फिजिक्स में भी पढ़ते हो आप ये। स्किन जो है किसी भी तरीके के टेम्परेचर को, पीएच को डिटेक्ट करती है, इसीलिए स्किन में थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं। थर्मो मतलब टेम्परेचर रिलेटेड। नोज जो होती है, नोज में आपके स्मेल करने के लिए रिसेप्टर सेल्स होते हैं, जिन्हें आप बोलते हो ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी का मतलब स्मेल से रिलेटेड। टंग के अंदर गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं जो कि टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं। तो सारे सेंसरी ऑर्गन्स जो है हमारी बॉडी के, उनमें रिसेप्टर्स होते हैं। अब सवाल ये आता है कि मैम फिर इफेक्टर सेल्स या इफेक्टर टिश्यूज कहाँ पे होते हैं? वो पूरी बॉडी में होते हैं। याद रखना, रिसेप्टर्स सिर्फ सेंसरी ऑर्गन्स में, इफेक्टर्स पूरी बॉडी में। रिसेप्टर्स का काम है आसपास कोई भी स्टिमुलस जनरेट हुआ, कोई भी एनवायरनमेंट में चेंज आया, उस इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल इंपल्स की तरह सीएनएस तक लेके जाना। इफेक्टर का काम है जब सीएनएस ने एक बार दिमाग बना लिया कि भाई इस इंफॉर्मेशन का हमें क्या करना है, हाउ डू वी हैव टू एक्ट अपॉन इट, उस इंफॉर्मेशन को उस मसल्स की तरफ ले जाना जिसकी जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक खूंखार कुत्ता देखा। खूंखार कुत्ता जो है आपकी तरफ जोर जोर से भौंक रहा था, ठीक है। अब आपको समझ आ रहा था कि ये कुत्ता जो है आपको हार्म कर सकता है, दिस डॉग कैन हार्म यू। तो आपके रिसेप्टर सेल्स, आपके सेंस ऑर्गन्स ने आप वो इन्फॉर्मेशन सीएनएस तक पहुंचाई कि भाई ये जो डॉग है बहुत जोर जोर से बात कर रहा है, दे कैन बाइट यू, द डॉग कैन बाइट यू एंड द डॉग कैन हार्म यू। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने एक रैशनल सा डिसीजन लिया, अपने हिसाब से उन्होंने बेस्ट डिसीजन लिया, अब उसका आउटकम जो मर्जी हो। तो उन्होंने डिसीजन लिया, मान लो कि भागो यहाँ से या घर में घुस जाओ और दरवाजा बंद कर लो। तो फिर इफेक्टर सेल्स जो आपकी पैर की मसल्स होंगी वो बन जाएंगी इफेक्टर सेल्स, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन जाएगी इफेक्टर सेल्स से कि अब आपको भागने का काम करना है। साथ में हाथ की मसल्स में भी जाएंगी कि आपको कुंडी लगानी है ताकि डॉग अंदर ना आ सके। तो इफेक्टर सेल्स आर एवरीवेयर इन द बॉडी और इन ऑल द मसल्स ऑफ द बॉडी। रिसेप्टर्स समझ आ गया? कुछ और मैं इसमें भूल गई हूँ क्या? सेंसरी ऑर्गन्स में होते हैं, ये ऑल अक्रॉस द बॉडी होते हैं, ये इन्फॉर्मेशन भेजते हैं सीएनएस को, ये इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं सीएनएस से। ठीक है जी, सेंसरी ऑर्गन्स भी हो गए, फोनो रिसेप्टर्स वगैरह भी हो गए। अच्छा, अब डिस्कस करते हैं कि आप जब एक गर्म प्लेट छूते हो, रिफ्लेक्स एक्शंस जो होते हैं। अच्छा, एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शंस। बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, मैम रिफ्लेक्स एक्शन वॉलंटरी होता है कि इनवॉलंटरी होता है, वॉलंटरी क्या होता है, इनवॉलंटरी क्या होता है, बहुत कंफ्यूजन है। वॉलंटरी का मतलब है जो आप डिसीजन कॉन्शियसली लेते हो वो वॉलंटरी है, जो डिसीजन आप कॉन्शियसली नहीं लेते हो उन डिसीजन को इनवॉलंटरी बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका हार्ट बीट कर रहा है, कोई आप हर सेकंड अपने ब्रेन को कॉन्शियसली बोल तो नहीं रहे हो भाई दिल को धड़काओ, दिल को धड़काओ, नहीं, दिल तो धड़क रहा है। जब आप छींक लेते हो, कोई कॉन्शियसली आप अपने ब्रेन को बोलते तो नहीं हो कि भाई छींक ले लो, ब्रेन तो अपने आप छींक लेता है, राइट। तो देयर आर सम एक्शंस दैट आर इनवॉलंटरी, नॉट पॉसिबल टू कंट्रोल देम कॉन्शियसली। वो एक्शंस जो होते हैं उनके लिए ज़्यादा तगड़ा रिस्पॉन्स चाहिए होता है, ज़्यादा जल्दी रिस्पॉन्स चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने गरम गरम प्लेट छूटी, आपको नहीं पता था घर में खाना बना हुआ था, आपने सोचा आप जाके खाना खाओगे। जब आप घर का खाना खाने के लिए निकालने गए प्लेट में तो पतीला तो गर्म था, आपने गर्म पतीला छू दिया, तुरंत ही आपका हाथ दूर हो जाता है। वहां बैठ के आप सोच तो नहीं रहे होते ओहो गर्म है क्या करूं, अच्छा हाथ हटा भी सकते हैं, अच्छा बर्फ भी नहीं, सोचने का टाइम नहीं होता है। सो दोज एक्शंस विच रिक्वायर अ नी जर्क एक्शन, विच रिक्वायर अ प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स आर नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन या किसी भी स्टिमुलस के प्रति रिएक्ट करने में कुछ स्टेप्स फॉलो होते हैं। पहला स्टेप तो आपके सेंसरी ऑर्गन्स लेंगे। सेंसरी ऑर्गन्स पे प्रेजेंट सेल्स जो हैं इंफॉर्मेशन को रिसीव करेंगे बच्चा सराउंडिंग एनवायरनमेंट से, उस
एक्वायर्ड इंफॉर्मेशन को जो सेंसरी न्यूरॉन्स होंगे ना, मान लो ये सेंसरी न्यूरॉन है, सेंसरी न्यूरॉन ने यहाँ से इंफॉर्मेशन उठाई, इंफॉर्मेशन से सेंसरी न्यूरॉन के डेंड्राइट पे केमिकल रिएक्शन हुई, उस केमिकल रिएक्शन से एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट हुआ जो डेंड्राइट से लेके नर्व एंडिंग तक फॉलो हो जाएगा। आप बोलोगे मैम फिर यहाँ से तो दूसरे न्यूरॉन पे पहुंच जाएगा, नहीं, इतना सिंपल नहीं है। जो दूसरा न्यूरॉन है वो पहले न्यूरॉन से थोड़ा दूर होता है, पहले न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में या हर न्यूरॉन के दो न्यूरॉन के बीच में साइनैप्सेस होता है। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन रिसीव हुई, इंफॉर्मेशन रिसीव होने के बाद एक केमिकल रिएक्शन हुई, उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट हुआ, उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंपल्स एक पर्टिकुलर न्यूरॉन में ट्रैवल किया, उसके बाद आ गया साइनैप्स। अब उस इलेक्ट्रिकल न्यूरॉन से उस साइनैप्स में फिर से एक केमिकल रिएक्शन होगी और फिर से वो केमिकल रिएक्शन अगले न्यूरॉन पे एक और इलेक्ट्रिकल इंपल्स भेजेगा, राइट। और इस तरीके से पूरा प्रोसेस चलता रहता है जब तक एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ कोऑर्डिनेट कर करके इंफॉर्मेशन सीएनएस तक ना पहुंचा दे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ना पहुंचा दे। बोले मैम इतना सारा काम हो रहा है, मतलब इसमें तो बहुत टाइम लगता होगा। नहीं, यही तो ब्यूटी है हमारी बॉडी की, दैट ऑल दैट हैपेंस इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड, ठीक है। फिर ब्रेन उस बात को प्रोसेस करता है, कुछ उससे रिलेटेड पुरानी इंफॉर्मेशन होता है तो उसको भी उसमें ऐड ऑन करता है, फिर एक बेस्ट पॉसिबल आउटकम निकालता है और वो बेस्ट पॉसिबल आउटकम आपके मोटर न्यूरॉन्स के जरिए आपकी मसल्स में जाते हैं और फिर हम एक्शन लेते हैं। तो दिस इज हाउ वी रिस्पॉन्ड। ऑफ कोर्स इसमें मैंने सिर्फ सेंट्रल नर्वस सिस्टम या सिर्फ नर्वस सिस्टम का भी आपको बताया है। एनिमल्स में नर्वस सिस्टम के साथ साथ आपका एंडोक्राइन सिस्टम भी वर्क कर रहा होता है। तो हॉट प्लेट को टच किया या कोई भी स्टिमुलस के अगेंस्ट जब आप लेते हो कोई रिस्पॉन्स, तो उसमें सिर्फ नर्वस सिस्टम काम नहीं कर रहा होता है, बॉडी में हॉर्मोन्स भी एक्ट कर रहे होते हैं जो हम चैप्टर में आगे पढ़ने वाले। बट जाने से पहले साइनैप्स की डेफिनेशन पढ़ते जाओ। द गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन इज नोन एज साइनैप्सिस। साइनैप्सिस वन वे वॉल्व होते हैं, यानी कि यूनी डायरेक्शनल होते हैं। साइनैप्सिस का काम होता है इंपल्सिस को ट्रैवल कराना। मैं फिर से बता रही हूँ बच्चा, ये रहा एक न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन आई, इलेक्ट्रिकल इंपल्स, केमिकल रिएक्शन हुआ, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट हुआ, इलेक्ट्रिकल इंपल्स ट्रैवल किया है साइनैप्स में आके, फिर से सीआर हुआ यानी कि केमिकल रिएक्शन, इसके पास एक और न्यूरॉन पड़ा था, फिर उसमें इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट हुआ, फिर केमिकल रिएक्शन हुई साइनैप्स में, और ये प्रोसेस चलता रहता है जब तक हमारा ब्रेन नहीं आ जाता, ठीक है। चलो, तभी तो न्यूरॉन्स हमारे लंबे होते हैं। तो ये तो मैंने पहले ही बता दिया, ये तो स्लाइड, अब तो क्या ही फायदा। अब चलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन की तरफ। थोड़ा बहुत मैंने आपको रिफ्लेक्स एक्शन ऑलरेडी बता दिया है, थोड़ा बहुत हम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के फॉर्म में करते हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है 3 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, रिफ्लेक्स पाथवे क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। ऐसे एक्शंस जो इनवॉलंटरी रिएक्शन देते हैं स्टिमुलस के प्रति, सडन इन नी जर्क या सडन रिएक्शन देते हैं, उसे आप बोलते हो रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होते, हम रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं लेकिन कॉन्शियसली नहीं कर रहे होते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन को कैरी आउट करने में हमारी बॉडी में जो भी पाथवे होता है नर्व इम्पल्सेस के, जो भी जहां से भी नर्व इम्पल्सेस गुजरते हैं, उसे आप या तो रिफ्लेक्स पाथवे बोल देते हो या फिर आप प्यार से रिफ्लेक्स आर्क बोल देते हो। सो द पाथवे टेकन बाय द नर्व इम्पल्स इन अ रिफ्लेक्स एक्शन, इन एवरी और एनी रिफ्लेक्स एक्शन इज नोन एज रिफ्लेक्स आर्क। तो मान लो आपने हॉट प्लेट टच की तो यहाँ पे आपकी स्किन पे जो रिसेप्टर सेल्स थे वो एक्टिवेट हो गए, वहां पे उन्होंने केमिकल रिएक्शन किया, केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल इंपल्स हुआ जो सेंसरी न्यूरॉन्स के साथ में पहुंचा आपके ब्रेन में। ब्रेन ने उस मैसेज को जल्दी से उस पर एक्ट अपॉन किया, ब्रेन ने मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू फिर से भेजा कि भाई हाथ हटा लो वरना जल जाएगा। सो एक टिपिकल पाथवे, आप ऑब्वियसली आप एग्जाम में ये डायग्राम नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, मैं आपको एक सिंपल पाथवे का डायग्राम बता रही हूँ। किसी भी रिफ्लेक्स एक्शन में सबसे पहले एफरेंट न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं जो आपके प्रेजेंट होते हैं सेंसरी ऑर्गन में। दे रिसीव सिग्नल, बच्चा सिग्नल किस चीज का, कि स्टिमुलस आ गया है, एनवायरनमेंट में कोई चेंज आया है। ये स्टिमुलस से एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होता है, ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है इफरेंट न्यूरॉन्स यानी कि मोटर न्यूरॉन्स को ये बात बताता है कि भाई तुम्हें ये एक्शन लेना है, और फिर जाके वो इफेक्टर सेल्स या इफेक्टर टिश्यूज के थ्रू एक्शन ले लेते होते हैं। तो दिस पाथवे यू कैन लर्न, यू डोंट नीड टू मेक दिस पर्टिकुलर डायग्राम।
अच्छा, अब 100 बात की एक बात, बड़ा इजी साउंड कर रहा है भाई कि इफरेंट न्यूरॉन्स जो हैं कर लेते हैं, एक्शन ले लेते हैं। होता कैसे है ऐसा, कभी सोचा है? डॉगी को देखा, डॉगी आपकी तरफ बाग कर रहा था, आप चुपचाप भागने लगे, वही पैर की मसल जो अभी तक आपको खड़ा करवा रही थी या थोड़ी देर पहले बैठा के रखा हुआ था किसी चेयर पे, उन्हीं मसल से आप तुरंत भागने कैसे लग गए? ऐसा पॉसिबल ऐसे इसलिए होता है बच्चा, क्योंकि जब ब्रेन हमारे मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू कोई रिस्पॉन्स भेजता है, कोई मैसेज भेजता है, तो हमारी बॉडी की पर्टिकुलर मसल सेल्स जो हैं दो काम कर सकती हैं। या तो वो अपना शेप चेंज कर सकती हैं, या तो वो अपना अरेंजमेंट चेंज कर सकती हैं। और मसल सेल्स के अंदर स्पेशल प्रोटीन होता है जो उन्हें अपनी शेप और अरेंजमेंट चेंज करने में मदद करता है। तो मसल सेल्स अपनी शेप चेंज करके छोटी भी हो सकती हैं, और जब ये मसल्स में शेप और अरेंजमेंट के चेंजेस आते हैं तो हमारी बॉडी में वो फिजिकल एक्शंस के फॉर्म में देखा जाता है। दिस इज हाउ द नर्वस टिश्यू एक्चुअली कॉज द एक्शन इन अ फिजिकल वे। कूल, चलो तो अब थोड़ा बहुत चैप्टर क्लियर होने लग गया होगा यहाँ से। अब आगे मैं बताती हूँ हमारे चैप्टर में क्या क्या हम पढ़ेंगे। हम पहले पढ़ेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ह्यूमन ब्रेन के पार्ट्स पढ़ेंगे क्योंकि एनसीईआरटी में अच्छे से दिए हुए हैं। स्पाइनल कॉर्ड थोड़ा सा पढ़ेंगे क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं दिया है बहुत ज़्यादा। फिर हम पढ़ेंगे आपके प्लांट हार्मोन्स, और फिर पढ़ेंगे हम आपके एनिमल हार्मोन्स। ठीक है, सबसे पहले ह्यूमन ब्रेन से स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन ब्रेन हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, इनफैक्ट हमारी बॉडी का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है ना। ह्यूमन ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड के साथ कोऑर्डिनेट करके हमारी बॉडी में सारे रिस्पॉन्सेज के प्रति प्रोसेस करता है, राइट। ह्यूमन ब्रेन बच्चा आपकी खोपड़ी में प्रेजेंट होता है, स्कल की कैविटी में, क्रेनियम कैविटी बोलते हैं इसे, क्रेनियम बोलो क्रेनियम कैविटी बोलो एक ही बात है, वहां पे प्रेजेंट होता है। पता है ह्यूमन ब्रेन इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का कि इसके ऊपर 3 लेयर्स होती हैं। यहां लिख देती हूँ, ह्यूमन ब्रेन के ऊपर 3 लेयर्स होते हैं। इट हैज 3 लेयर्स। इन लेयर्स के अलग अलग नाम होते हैं, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इन्हें टुगेदर आप बोल सकते हो क्रेनियल मेनिंजेस। क्रेनियल मेनिंजेस, ये जो 3 लेयर होती हैं ब्रेन के ऊपर, इनके बीच में बच्चा लिक्विड होता है। क्या होता है? लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है। इस फ्लूइड का नाम होता है सेरिबो स्पाइनल फ्लूइड। वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा ये क्वेश्चन, सेरिबो स्पाइनल फ्लूइड। सेरिबो स्पाइनल फ्लूइड का फंक्शन होता है टू प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम एनी शॉक, डैमेज और इंजरी। ब्रेन इतना इंपॉर्टेंट है भाई, तो मसल्स का ये जो लिक्विड है उसे प्रोटेक्ट करके रखता है। हम बबल रैप करके तो नहीं रख सकते ब्रेन को, तो हमने ये पैतरा निकाला है ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए। अच्छा, ह्यूमन ब्रेन कितने ग्राम्स का होता है? 1220 से 1400 ग्राम का हो सकता है एक ह्यूमन ब्रेन, डेवलप्ड ह्यूमन ब्रेन, राइट। ह्यूमन ब्रेन के 3 मेजर पार्ट होते हैं बच्चा, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन का मतलब है आगे वाला ब्रेन यानी कि एंटीरियर ब्रेन, मिड ब्रेन का मतलब है बीच वाला पार्ट ब्रेन का, हाइंड ब्रेन का मतलब है पीछे वाला पार्ट। मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बाद जो है कंटिन्यूअस आपका स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाता है। तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड्स आर वेरी वेरी कनेक्टेड टू ईच अदर। फोर ब्रेन के इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो फोर ब्रेन में सेरिब्रम भी होता है, थैलेमस भी होता है, हाइपोथैलेमस भी होता है। थैलेमस और हाइपोथैलेमस हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, हम सेरिब्रम पढ़ेंगे बस। मिड ब्रेन के बहुत सारे पार्ट्स आपके सिलेबस में नहीं है, 2 पार्ट्स हैं, मैं नाम बता दूंगी लेकिन डिटेल्स नहीं बताऊंगी। और उसके बाद है आपका हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, एक होता है पॉन्स, एक होता है मेडुला ऑब्लोंगाटा और एक होता है सेरिब्रिलम। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को ये होती है सेरिब्रम और सेरिब्रिलम में। इसके मैं पहले ही स्टार्ट करने से पहले ही टॉपिक मैं आपको बता दूं, सेरिब्रिलम फोर ब्रेन में होता है, मोस्टली वॉलेंट्री एक्शंस के लिए होता है। सेरिब्रिलम हाइंड ब्रेन में होता है, मोस्टली इनवॉलेंट्री एक्शंस के लिए होता है। ऐसे याद रखना, ठीक है। ऐसे याद रखो, जिसका छोटा नाम है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे इंपॉर्टेंट तो दोनों ही है, पर सेरिब्रम तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट विद द फोर ब्रेन। फोर ब्रेन मतलब आगे वाला पार्ट ब्रेन का। ये ब्रेन में भी सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है ब्रेन का, सबसे लार्जेस्ट पार्ट और सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट। और फोर ब्रेन का मेजॉरिटी हिस्सा कहलाता है बच्चा सेरिब्रम।
आधे से ज्यादा थिंकिंग आपकी जो होती है, मोस्ट पार्ट ऑफ थिंकिंग इज डन बाय द फोर ब्रेन, और यू कैन से डन बाय द सेरिब्रम। जो भी लॉजिकल थिंकिंग है, जो भी रैशनल थिंकिंग है, स्पीच से रिलेटेड, मेमोरी से रिलेटेड, टेस्ट करने से रिलेटेड, विजुअल प्रोसेसिंग करने से रिलेटेड, भाई फोर ब्रेन ना होता तो मूवी देख के कुछ समझ भी नहीं पाते। तो सारा लॉजिकल, सारे इमोशन, सारी स्पीच, सारी मेमोरी, सारी थिंकिंग फोर ब्रेन कैरी आउट करता है। सेरिब्रम जो होता है ना बच्चा, सेरिब्रम अगेन एनसीईआरटी में नहीं दिया है, बट सेरिब्रम के दो हेमिस्फीयर होते हैं, एक लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है, एक राइट हेमिस्फीयर होता है। ऐसा माना जाता है कि जो लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है वो सारी लॉजिकल रैशनल थिंकिंग वगैरह करता है, और जो राइट हेमिस्फीयर होता है वो मोस्टली इमोशन से डील करता है, वो आर्टिस्टिक और क्रिएटिव होता है थोड़ा, ठीक है। सो देयर आर टू हेमिस्फीयर ऑफ द सेरिब्रम ऑल्सो। नाउ नेक्स्ट इज, एक सेकेंड रुक जाओ, हाँ एक और पार्ट जो मैं बताना भूल गई, फोरब्रेन में अलग अलग सेपरेट एरियाज होते हैं अलग अलग तरीके की इन्फॉर्मेशन के लिए। फोरब्रेन में चीज़ें स्टोर्ड भी होती हैं, तो अगर आपके पास किसी चीज़ से रिलेटेड, किसी स्टिमुलस से रिलेटेड प्रीवियस इन्फॉर्मेशन पड़ी है, तो उस प्रीवियस इन्फॉर्मेशन को भी ब्रेन कंसिडर करता है। भाई अगर नया स्टिमुलस है, मतलब मैंने अगर एक क्लाउन देखा, जो मैंने जिंदगी में कोई जोकर नहीं देखा है, मैंने क्लाउन नहीं देखा है, तो हो सकता है वो मेरे ब्रेन के लिए बिल्कुल फ्रेश इन्फॉर्मेशन है। बट अगर मैंने क्लाउन की कोई मूवी भी देखी है, तो भी उस इन्फॉर्मेशन को ब्रेन जो है अपना एक इन्फॉर्मेशन गैदर करने में या अपना एक डिसीजन लेने में कंसिडर करेगा। तो पुरानी इन्फॉर्मेशन को भी मिलाया जाता है, नई इन्फॉर्मेशन को भी मिलाया जाता है, और तब जाके डिसीजन लिया जाता है, और ये सारा काम कौन करता है? फोर ब्रेन करता है। नेक्स्ट पार्ट इज योर मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं बच्चा, नॉट इन योर सिलेबस, में पहले ही बता रही हूं, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है। दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, एक का नाम है कॉर्पोरा क्वाड्री जेमनिया, और दूसरे का नाम है सेरिब्रल पेंडंकल, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये सेंस ऑफ साइट यानी कि देखने की क्षमता और हियरिंग से रिलेटेड डिसीजंस लेता है। कोई मिड ब्रेन के फंक्शन पूछे तो बता देना, सेंस ऑफ साइट एंड हियरिंग। सेरिब्रल पेंड्यूकल जो है, इसका काम होता है रिले करना इंफॉर्मेशन को, इंफॉर्मेशन बोलो या इंपल्सेस बोलो, यानी कि ट्रांसपोर्ट करना इंपल्सेस को बैक एंड फोर्थ नहीं लिख रही हूं, ऐसे एरो बना रही हूं, बिटवीन सेरिब्रम, पॉन्स, बाकी जो भी पार्ट्स हैं मेजर आपके ब्रेन के, उनके बीच में ये इंफॉर्मेशन को रिले करता है, एंड सेरिबेलम, ठीक है। हाइंड ब्रेन जो तीसरा पार्ट है ब्रेन का, इसके भी तीन पार्ट्स होते हैं, हाइंड ब्रेन की तीन पार्ट्स होते हैं। एक होता है पॉन्स, पॉन्स का पूरा नाम होता है बच्चा पॉन्स वेरोली, पर आप सिर्फ पॉन्स भी लिख सकते हो। दूसरा पार्ट होता है मेडुला ऑब्लोंगाटा, तीसरा पार्ट होता है सेरिबेलम। सेरिबेलम जो है सेकंड लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का आफ्टर सेरिब्रम। सेरिबेलम आप देखो, सारी की सारी मस्कुलर एक्टिविटीज जो है ना, सारी की सारी मस्कुलर एक्टिविटीज जो हैं वो आपका सेरिबेलम कंट्रोल करेगा। चाहे बोलना है, बोलना कह रही हूँ, चाहे लिखना है, चाहे वॉकिंग है, चाहे रनिंग है, सारी इनवॉलेंट्री एक्शंस भी सेरिबेलम कंट्रोल करेगा, और सारी मस्कुलर एक्टिविटीज भी सेरिबेलम कंट्रोल करेगा। अच्छा, एक और मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जब अल्कोहल कंज्यूम करता है ना ह्यूमन, तो वो जो अल्कोहल है वो हमारे सेरिबेलम पे इफेक्ट डालती है। तभी आप देखते हो कि जब लोग ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर लेते हैं तो उन्हें चल नहीं पाते हैं, ना वो चल पाते हैं, ना सीढ़ियां चढ़ पाते हैं, है ना, क्योंकि उनका जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। व्हाई? बिकॉज सारी की सारी मूवमेंट सेरिबेलम कंट्रोल करता है, अल्कोहल से ये खराब फंक्शन करने लगता है, और फिर हम बॉडी चल नहीं पाती है। मेडुला ऑब्लोंगाटा जो है वो सारी इनवॉलेंट्री मूवमेंट को कंट्रोल करता है, जैसे वॉमिटिंग, हम वॉमिटिंग कंट्रोल नहीं कर पाते ना, आनी है तो आनी ही है, स्नीजिंग कंट्रोल नहीं कर पाते, यॉर्निंग कंट्रोल नहीं कर पाते, हार्ट बीट तो हम कंट्रोल कर ही नहीं पाते, अच्छी बातें नहीं कर पाते, हार्ट बीट होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए, ब्रीदिंग हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, एंजाइटी हो गई, ये सारी चीजें मेडुला ऑब्लोंगाटा कंट्रोल करता है। आपने कभी देखा हो कि जब आपको पैनिक फील हो रहा होता है ना, या एंजाइटी फील हो रही होती है, तो आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है और आपका जो है बीपी बढ़ जाता है। कभी ध्यान देना, टच वुड कभी हो ना ऐसा, बट नेक्स्ट टाइम इफ यू फील पैनिक, यू फील अ सेंसेशन हियर। व्हाई? बिकॉज मेडुला ऑब्लोंगाटा इज प्रेजेंट
हेयर। ठीक है, चलो अब हमने तीनों के तीनों अच्छा पॉन्स रह गया। पॉन्स का काम होता है रिले करना हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन के बीच में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शंस नहीं है, लेकिन ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब हमने तीनों पार्ट्स कर लिए हैं ब्रेन के, तो एक बार डायग्राम देख लेते हैं। ये है क्लासिक ब्रेन का डायग्राम। ये आगे वाला जो पार्ट है इसे फोर ब्रेन बोल दिया, ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स भी बोला जाता है। ये जो आपको ये ग्रूव्स दिख रहे हैं इसे सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोलते हो। यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो जाती है बच्चा। ये पिट्यूटरी ग्लैंड दिख रहा है आपको। मिड ब्रेन, ये छोटा सा हिस्सा जो है ये मिड ब्रेन है, और ये पीछे जो चिड़िया की तरह हिस्सा दिखता है उसे आप हाइंड ब्रेन बोलते हो। हाइंड ब्रेन में ये जो चिड़िया का मुंह दिख रहा है ये पॉन्स है। चिड़िया की जो बॉडी दिख रही है आपको ये आपका मेडुला ऑब्लोंगाटा है। और चिड़िया के जो पंख दिख रहे हैं, मैं ऐसे ही याद करती थी जब मैं क्लास 10th में थी, तुम भी ऐसे याद कर सकते हो। ये जो चिड़िया के पंख दिख रहे हैं, दिस पार्ट इज सेरिबेलम। तो आप देख रहे हो कि सबसे बड़ा सेरिब्रम है, उसके बाद आपका सेरिबेलम है। चलिए अभी आगे क्या बचा है, आगे बचा है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इट इज सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर और इसको भी प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी होता है। तो स्पाइनल कॉर्ड भी हमारी वर्टिब्रल कॉलम के अंदर प्रेजेंट होती है। वर्टिब्रल कॉलम जो है वो बोनी केज होता है। स्पाइनल कॉर्ड में बहुत सारी नसें निकलती हैं। 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। इसलिए बोला जाता है कि अपने पॉस्चर का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर पॉस्चर गड़बड़ हुआ तो स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने के आसार रहते हैं। जो हमारे ब्रेन का मेडुला वाला पार्ट है ना, हाइंड ब्रेन का मेडुला वाला पार्ट, वो नीचे जाके स्पाइनल कॉर्ड में एक्सटेंड कर जाता है। तो ये वाला पार्ट हमारे ब्रेन के लिए सोचो कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आपस में कनेक्टेड होते हैं और इतनी सारी नर्व्स निकल रही हैं। और ये सारी नर्व्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक भी नर्व दब गई तो बॉडी में इंपॉर्टेंट फंक्शंस में प्रॉब्लम्स आने लगती है। चलिए, सो आई होप यू एंजॉयड दिस पार्ट ऑफ द एनिमल कोऑर्डिनेशन। एनिमल कोऑर्डिनेशन में अभी हॉर्मोन्स का रोल बचा है। उससे पहले हम प्लांट्स पढ़ लेते हैं। वी आर फॉलोइंग एनसीईआरटी। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में भी स्टिमुलस होते हैं, लेकिन प्लांट्स जो हैं अपना कोऑर्डिनेशन स्टिमुलस के प्रति अपना रिस्पॉन्स जो है एनिमल्स की तरह शो नहीं करते। पहली बात तो बेचारे लोकोमोशन शो नहीं कर सकते। प्लांट्स जो रिस्पॉन्स शो करते हैं स्टिमुलस के प्रति उसे बोला जाता है ट्रॉपिज्म। एक्चुअली ट्रॉपिज्म और नास्टीज भी होता है, आगे मैं इसी चैप्टर में पढ़ा दूंगी कि दोनों के बीच का क्या डिफरेंस होता है। अभी के लिए समझ लो, द रिस्पॉन्स दैट प्लांट गिव्स टुवर्ड्स एन एनवायरमेंटल स्टिमुलस इज नोन एज ट्रॉपिज्म। ठीक है, जियोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म, वो भी आगे पढ़ेंगे। प्लांट्स दो तरीके से रिस्पॉन्स शो करते हैं, या तो प्लांट प्रमोट करेंगे ग्रोथ, या तो ग्रोथ को स्टंट कर देंगे, यानी कि रोक देंगे। बट ग्रोथ के टर्म्स में ही प्लांट्स जो हैं अपना सारा रिस्पॉन्स शो करते हैं। ऑब्वियसली बेचारे हमारी तरह स्नीज नहीं कर सकते, आंखें ब्लिंक नहीं कर सकते, मूवमेंट नहीं कर सकते, मूवमेंट एज इन हाथ पैर नहीं हिला सकते, सो दे ओनली शो ग्रोथ। नाउ ट्रॉपिज्म समझ आ गया। ट्रॉपिज्म अलग अलग तरीके का होता है। जब प्लांट लाइट एज अ स्टिमुलस के प्रति रिएक्ट करते हैं तो फोटोट्रॉपिज्म कहलाता है। जब प्लांट ग्रेविटी की तरफ रिएक्ट करते हैं तो उसे रिस्पॉन्ड करते हैं तो उसे जियोट्रॉपिज्म बोलते हैं। जियो का मतलब भूमि रिलेटेड, ग्रेविटी रिलेटेड। जब प्लांट किसी केमिकल के प्रति रिस्पॉन्ड करते हैं तो उसे कीमोट्रॉपिज्म बोला जाता है बच्चा। जब प्लांट किसी टच के प्रति रिस्पॉन्स करते हैं, जैसे छुई मुई का पौधा ना, जैसी पत्तियां आप छूते हो तो पत्तियां ड्रूप हो जाती हैं अंदर की तरफ, तो उसे थिग्मोट्रॉपिज्म बोलते हैं। जब प्लांट किसी वाटर की तरफ रिस्पॉन्ड करते हैं तो उसे हाइड्रोट्रॉपिज्म बोलते हैं। अच्छा आप खुद सोचो, एग्जाम प्रेशर होता है, मान लो एग्जाम प्रेशर को मैं स्टिमुलस मान लूँ। एग्जाम प्रेशर में कुछ बच्चे जो होते हैं बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, एग्जाम प्रेशर में कुछ बच्चे जो होते हैं बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, उनका मोराल ही टूट जाता है ना। सो सम पीपल आर बिहेविंग पॉजिटिवली रिस्पॉन्डिंग, सम पीपल आर बिहेविंग नेगेटिवली रिस्पॉन्डिंग, है ना। सिमिलरली फोटोट्रॉपिज्म हो, जियोट्रॉपिज्म हो, कीमोट्रॉपिज्म हो, थिग्मोट्रॉपिज्म हो या हाइड्रोट्रॉपिज्म क्यों ना हो, दोनों ही ये सारे ही ट्रॉपिज्म पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकते हैं। कहने का मतलब है जब प्लांट लाइट की तरफ बढ़ रहा है तो उसे पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म बोलोगे। जब प्लांट लाइट की वजह से अपनी ग्रोथ को स्टंट कर रहा है या नहीं कर रहा है तो उसे नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म बोलोगे। ग्रेविटी, हमारी जो प्लांट्स की जड़ें होती हैं वो ग्रेविटी की तरफ मूव करती हैं, टुवर्ड्स द ग्रेविटी, टुवर्ड्स द स्टिमुलस, तो वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करती हैं। लेकिन प्लांट्स की जो शूट होती है, जो ऊपर वाला स्टेम वाला पार्ट होता है, वो जो है अवे फ्रॉम द ग्रेविटी मूव करती है, तो दैट पार्ट शोज नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। सिमिलरली थिग्मोट्रॉपिज्म में आप मिमोसा प्यूडिसा यानी कि टच मी नॉट प्लांट का एग्जाम्पल दे सकते हो। वो जो है स्टिमुलस से क्या हो जाता है, ड्रूप कर जाता है ना। सो ऑल ऑफ दीज एग्जाम्पल्स यू हैव टू लर्न एंड आई एम गिविंग यू एज होमवर्क
mid session homework. All you have to do, you have to make a list of positive as well as negative tropisms ऑफ ऑल ऑफ दीज, फोटो, जियो, कीमो, थिग्मो एंड हाइड्रो, कि कौन कौन सा पार्ट जो है कीमो, थिग्मो, हाइड्रो शो करता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव वे में, और उस लिस्ट को आपको कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना है, ठीक है। तो पूरे लेक्चर में मैं वैसे 1-2 होमवर्क क्वेश्चन देने वाली हूँ. दिस इज आई थिंक द फर्स्ट होमवर्क क्वेश्चन दैट आई एम गिविंग यू. जस्ट पोस्ट दिस लिस्ट इन द कमेंट सेक्शन. जिन बच्चों को नहीं आता है, नहीं सर्च करना है, ऑल यू वांट इज द आंसर, यू कैन चेक द कमेंट्स, इसमें आपको आंसर्स मिल जाएंगे. नेक्स्ट इज एनिमल्स और प्लांट्स के ट्रॉपिज्म में यानी कि स्टिमुलस के रिस्पांस में क्या क्या डिफरेंस होता है. पहला रिस्पांस तो मैंने बता ही दिया, प्लांट्स जो है लोकोमोशन शो नहीं कर पाते हैं, पूरी बॉडी एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं होती है, सिर्फ ग्रोथ के टर्म्स में होता है. दूसरी बात, एनिमल्स में हमने पढ़ा कि जब ब्रेन किसी मोटर न्यूरॉन के थ्रू कोई एक्शन लेने के लिए अपनी बॉडी के मसल्स को बोलता है, तो हमारी बॉडी की मसल शेप भी चेंज करती हैं, अरेंजमेंट भी चेंज करती हैं. अब ऐसी लग्जरी प्लांट के सेल्स के पास नहीं होती. प्लांट्स कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलस के प्रति? सोलिंग करके या श्रिंकिंग करके, ठीक है. तो अमाउंट ऑफ पानी या तो प्लांट सेल्स में बढ़ जाएगा, तब प्लांट सेल्स मोटे हो जाएंगे, स्वेल कर जाएंगे. अमाउंट ऑफ पानी जब प्लांट सेल्स में कम हो जाएगा तो प्लांट जो है श्रिंक कर जाएंगे, और इसी सोलिंग और श्रिंकिंग की वजह से उनके सेल्स की शेप चेंज होती है, अनलाइक ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स जहाँ पे अरेंजमेंट और शेप दोनों चेंज हो सकते हैं, ठीक है. एट द सेम टाइम एनिमल्स में रिस्पॉन्सेज बहुत क्विक होते हैं. यहाँ आपने गर्म प्लेट देखी और यहाँ आपने हाथ हटा लिया. प्लांट्स बेचारे ऐसे नहीं कर पाते. ऐसे कर पाते होते तो जब हम शेड लविंग प्लांट्स को धूप में, कड़ाके की धूप में रख देते हैं बिना पानी दिए, तो बेचारे प्लांट अपने आप को साइड ना कर लेते, लेकिन वो नहीं कर पाते. तो प्लांट के जो स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्सेज होते हैं वो काफ़ी स्लो होते हैं. वो आप इमीडिएटली ऑब्जर्व नहीं कर सकते. उनको देखने में, उनको समझने में थोड़ा टाइम लगता है, और इनके ये जो रिस्पॉन्सेज होते हैं वो सिर्फ इनके हार्मोन से कंट्रोल होते हैं, क्योंकि प्लांट्स में सेंट्रल नर्वस सिस्टम में किसी भी तरीके का नर्वस सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता है. प्लांट हार्मोन्स ही एग्जिस्ट करते हैं, जिन्हें प्यार से आप फाइटो हार्मोन्स बोलते हो. चलो फाइटो हार्मोन्स को समझते हैं. ब्रॉडली अगर मैं फाइटो हार्मोन्स को डिवाइड करूं तो मैं ब्रॉडली बोल सकती हूं कि फाइटो हार्मोन्स 2 तरीके के होते हैं. एक जो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, मैंने बताया ना प्लांट स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्स अपना 2 ही तरीके से शो करते हैं, या तो ग्रो करेंगे या तो ग्रोथ को स्टंट कर देंगे. तो जो फाइटो हार्मोन्स ग्रोथ को प्रमोट करते हैं उन्हें ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन्स बोला जाता है. एंड देयर इज वन पर्टिकुलर हार्मोन इन द प्लांट बॉडी जो ग्रोथ को इनहिबिट करता है, यानी कि रोकता है. दैट हार्मोन इज एब्सिसिक एसिड. सबसे फेमस क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम का, विच प्लांट हार्मोन इज अ ग्रोथ इनहिबिटर? एब्सिसिक एसिड. ग्रोथ प्रमोटर्स में आते हैं 3 फाइटो हार्मोन्स. एक का नाम है ऑक्सिन, एक का नाम है साइटोकिनिन, एक का नाम है जिबरेलिन्स, जो भी बोलना है बोलो, मैं जिबरेलिन्स बोलती हूँ, ठीक है. तो ऑक्सिन, साइटोकिनिन एंड जिबरेलिन्स, तीनों के फंक्शन इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ऑक्सिन का. यहाँ पे मैं आपको चार्ट दे रही हूँ बच्चा. जिबरेलिन्स जो है सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है, एट द सेम टाइम प्लांट की मैच्योरिटी में हेल्प करता है, फ्लावरिंग में हेल्प करता है, फ्रूट डेवलपमेंट में हेल्प करता है. एब्सिशन यानी कि ग्रोथ इनहिबिशन में ऑब्वियसली हेल्प नहीं करता है, सिर्फ एब्सिसिक एसिड करता है. एब्सिसिक एसिड के साथ इथाइलिन भी होता है. दिस इज नॉट बेसिकली अ फाइटो हार्मोन, बट दिस ऑल्सो हेल्प एज अ ग्रोथ इनहिबिटर. सीड डॉर्मेंसी में भी जिबरेलिन्स हेल्प नहीं करता है. ऑक्सिन जर्मिनेशन में हेल्प नहीं करता है, मैच्योरिटी में हेल्प करता है, फ्लावरिंग में हेल्प करता है, फ्रूट डेवलपमेंट में हेल्प करता है. साइटोकिनिन्स ग्रोथ में हेल्प करता है, फ्लावरिंग में हेल्प करता है, फ्रूट में करता है. तो साइटोकिनिन्स और ऑक्सिन में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, लेकिन ज़्यादातर ग्रोथ जो है इसमें ऑक्सिन दिखाता है. इथाइलिन फ्लावरिंग में ज़रूर हेल्प करता है, एट द सेम टाइम फ्रूट के डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है, लेकिन एब्सिशन में भी हेल्प करता है, ठीक है. तो ग्रोथ इनहिबिट भी करता है. एब्सिसिक एसिड सिर्फ एब्सिशन और सीड की डॉर्मेंसी में हेल्प करता है. डॉर्मेंसी का मतलब होता है जब प्लांट की बॉडी में, प्लांट की लाइफ में एक ऐसा फेज आता है जब वो प्लांट ग्रोथ नहीं शो कर रहा होता है, उस फेज को, किसी भी तरीके की ग्रोथ नहीं शो कर रहा होता है, उस फेज को डॉर्मेंट स्टेज बोला जाता है. जैसे एक बीज जो होता है, बीज के अंदर जिंदगी होती है, लेकिन जब तक उसे अच्छा इन्वायरमेंट, अच्छी मिट्टी, गीली मिट्टी नहीं मिल जाती है, तब तक बीज जर्मिनेट करना नहीं शुरू करता. तो इन द एब्सेंस ऑफ अ सूटेबल एनवायरमेंट सीड इज इन अ डॉर्मेंट स्टेज, मतलब कि सीड के अंदर कोई ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिलती है, ठीक है. अब एक फेमस क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से,
दो फेमस क्वेश्चन आते हैं फाइटो हार्मोन्स के टॉपिक से, एक ऑक्सिन की मदद से प्लांट ग्रोथ क्यों होती है, दूसरा फेमस क्वेश्चन आता है कि मिमोसा पुडीसा की पत्तियां ड्रूप क्यों करती है। पहले वाले क्वेश्चन का आंसर करते हैं। आपने कभी कभी देखा होगा, मान लो ये विंडो है, ठीक है, विंडो के पास आपने टेबल पे एक प्लांट रख दिया है, ठीक है, आप देखोगे कि विंडो से ही रोशनी आ रही है, इस साइड रोशनी का कोई माध्यम नहीं है, पूरा का पूरा डार्क है। थोड़े दिन बाद देखोगे ना तो प्लांट जो है यहाँ से ग्रो करना ज्यादा शुरू कर देगा, इस डायरेक्शन में ज्यादा ग्रो करेगा और प्लांट जो है ना थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। देखना कभी घर में गार्डन है तो बिल्कुल ही देखना, या पेरेंट्स से पूछ लेना अगर उन्हें गार्डनिंग आती है तो। ऐसा क्यों होता है, प्लांट बेचारा टेढ़ा क्यों हो जाता है, सोर्स ऑफ लाइट की तरफ टेढ़ा क्यों हो जाता है, वो समझते हैं। ऐसा इसलिए होता है बच्चा कि प्लांट लाइट को डिटेक्ट कर लेता है। अब लाइट आ रही है खिड़की से लाइट आ रही है, और खिड़की से आती हुई लाइट यानी कि फोटोट्रॉपिज्म शो करेगा, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करेगा, और ऑक्सिन हार्मोन जहां पे लाइट का सोर्स है उस वाले पार्ट में ज्यादा सिक्रीट हो जाएगा। तो अगर ये वाले पार्ट की बात करो, पार्ट 1 पार्ट 2, तो पार्ट 1 में ऑक्सिन ज्यादा सिक्रीट होने चलेगा। ये देखो ऑक्सिन की सिक्रीशन यहाँ पे ज्यादा होने लगती है शेडी साइड पे। When the light is coming from one side of the plant, auxin diffuses toward the shady side of the shoot. प्लांट की साइड पे, मतलब जिस साइड से लाइट आ रही है उस पे नहीं, बल्कि जो दूसरी साइड है जहाँ पे शेड है वहां पे ऑक्सिन ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, और वहां पे ऑक्सिन ज्यादा इकट्ठा हो जाता है तो प्लांट थोड़ा सा बेंट हो जाता है। ऑक्सिन का कॉन्सेंट्रेशन शेडी साइड पे बढ़ने लगता है, जिससे वहां पे सेल्स फास्टर ग्रो करते हैं, क्योंकि ऑक्सिन क्या प्रमोट करता है, ग्रोथ और मेच्योरिटी प्रमोट करता है। On the side of the shoot which is away from the light, thus the plant appears to be bends towards the light. दोबारा से हम समझते हैं, मान लो इधर से आ रही है लाइट, तो प्लांट ऐसे बेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो शेडी साइड है वहां पे ऑक्सीजन ज्यादा डेवलप हो जाएगा, ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, और वो हिस्सा लंबा होने लगेगा और प्लांट जो है बेंट हो जाएगा लाइट के सोर्स की तरफ। प्लांट ऐसा क्यों करता है? अपने सर्वाइवल को सुनिश्चित करने को करता है। एवरी ऑर्गेनिज्म वांट्स टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड। तो प्लांट को चाहिए कि लाइट आ रही है तो यहाँ से फोटोसिंथेसिस बढ़िया होगा, जल्दी से लाइट की तरफ बेंट कर जाते हैं। और बाकी हिस्सा कभी कभी ऐसा देखते हो कि हमेशा के लिए अगर एक ही सोर्स से लाइट आ रही है ना, तो प्लांट का वो वाला हिस्सा जी जाता है जो लाइट की तरफ बेंट हो जाता है, बाकी हिस्सा जो हमेशा शेड में रहता है वो कभी कभी मर भी जाता है एक्सट्रीम सिचुएशन में। ठीक है, आगे जाने से पहले एनिमल हॉर्मोन्स पढ़ने से पहले कुछ 2-3 चीज़ें बची हैं इस टॉपिक में जो अक्सर स्कूल के एग्जाम्स में पूछ ली जाती हैं, बोर्ड एग्जाम्स में तो नहीं आएंगी। उनकी स्लाइड्स मैंने तैयार कर दी हैं। डोरमेंसी क्या होता है? डोरमेंसी वो पीरियड होता है जिसमें प्लांट की ग्रोथ अरेस्टेड होती है। इनएक्टिव कंडीशन जब प्लांट्स को मिली हुई होती हैं तो उनका मेटाबॉलिज्म रुका हुआ होता है, बॉडी में कोई एक्टिविटी नहीं हो रही। जैसे कि बीज डोरमेंट कंडीशन में रहते हैं, मैंने आपको बता दिया, फॉर्मेंट लिखा है यहाँ पे, डोरमेंट आएगा। सिमिलरली एक कली जो होती है जो अभी अंडर डेवलप्ड होती है वो डोरमेंट स्टेज में होती है। कली को जब सिग्नल्स मिलते हैं तो कली जो है बाद में खिलना शुरू करती है और फ्लावर जो है आपका फ्लावर बन जाता है, कली जो है फ्लावर बन जाती है, फ्लावर डेवलप हो जाता है। बोथ ऑफ देम, अ बर्ड इज ऑल्सो इन डोरमेंट स्टेज, अ सीड इज ऑल्सो इन अ डोरमेंट स्टेज। नाउ थिग्मोट्रोपिज्म से रिलेटेड आपके बुक में एक एक्टिविटी और एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जो है टच मी नॉट प्लांट का, जिसे बोला जाता है मिमोसा पुडिका। ऐसे और भी बहुत सारे प्लांट थिग्मोट्रोपिज्म शो करते हैं। आपने कभी देखा हो तो मनी प्लांट को, अक्सर मनी प्लांट के उपासना हम लोग घरों में एक डंडा लगा देते हैं और फिर मनी प्लांट उस डंडे के अराउंड ना कॉइल करना शुरू कर देता है। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि वो डंडे के टच को एज अ स्टिमुलस मानता है, ठीक है, एज अ स्टिमुलस डिटेक्ट करता है। तो देयर आर सम प्लांट जो टच के अराउंड क्लाइंब करना शुरू कर देते हैं, यानी कि पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म शो करते हैं। फॉर एग्जांपल एक प्लांट की जो टेंड्रिल्स होते हैं, जैसे मटर के प्लांट में आपने देखा होगा ऐसे 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 एक स्ट्रक्चर होता है। स्पेशली जो क्रीपर प्लांट्स होते हैं ना, जो लताएं होती हैं, वो थिग्मोट्रोपिज्म ज्यादा शो करते हैं। अच्छा, ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं है बट आई थॉट यू शुड नो। जब प्लांट की स्टिमुलस के प्रति ग्रोथ होती है, डायरेक्शनलेस ग्रोथ होती है, तो उसे नास्टिक मूवमेंट्स बोला जाता है बच्चा। लेकिन जब एक डायरेक्शनल ग्रोथ होती है या तो टुवर्ड्स द स्टिमुलस या अगेंस्ट द स्टिमुलस, तो उसे ट्रॉपिक मूवमेंट्स बोला जाता है। आपके सिलेबस में सिर्फ ट्रॉपिक मूवमेंट्स हैं बट आई थॉट यू शुड नो। जो टच मी नॉट प्लांट का हम एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं ना, कि आप छूते और पत्तियां ड्रूप इन हो जाती हैं, वो कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, वो ड्रूप इन हो रही हैं, दैट इज अ टाइप ऑफ नास्टिक मूवमेंट। बट ऑन द अदर हैंड रूट ग्रेविटी की तरफ ग्रो कर रही है, शूट ग्रेविटी के अगेंस्ट ग्रो कर रही है, ये सारी जो मूवमेंट्स हैं वो ट्रॉपिक मूवमेंट्स हैं। तो डायरेक्शनलेस, वही स्पीड और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाला फर्क है फिजिक्स जैसा, कि जब डायरेक्शनलेस मूवमेंट है तो नास्टिक, डायरेक्शन पर्टिकुलरली डिफाइंड है पॉजिटिव या नेगेटिव तो ट्रॉपिक मूवमेंट।
Now let's do this particular question that can come in your board exams. दिस इज अबाउट मुमीसा पुडिका। हमने हमेशा देखा है कि जब मुमीसा पुडिका को हम छूते हैं तो प्लांट ड्रूप इन कर जाता है। दिस इज अ काइंड ऑफ नास्टिक मूवमेंट, दिस इज अ काइंड ऑफ प्लांट्स रिस्पॉन्स टुवर्ड्स अ स्टिमुलस। ऐसे प्लांट्स जो होते हैं टच के प्रति सेंसिटिव होते हैं, मतलब कि थिग्मोट्रॉपिक होते हैं। प्लांट्स की जो पत्तियां होती हैं, स्पेशली मिमोसा पुडिका की जो पत्तियां होती हैं, उनके नीचे पैड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था ना कि एनिमल सेल्स की तरह प्लांट के सेल शेप और अरेंजमेंट चेंज नहीं करते हैं, बल्कि वो शेप प्लांट सेल्स की चेंज तब होती है जब वाटर ड्रॉप इन होता है या ड्रॉप आउट होता है, राइट। तो इन पत्तियों के नीचे पैड लाइक स्ट्रक्चर लगे होते हैं इनकी पत्तियों के बेस पे, और इन पैड लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है पुलविनी। क्या बोला जाता है? पुलविनी। जब हम टच करते हैं बच्चा, ये पुलविनी जो होती हैं यूजली इनमें वाटर प्रेशर होता है, मतलब कि यूजली इनमें पानी जो है भरा हुआ रहता है और ये टर्जिड रहती हैं, यानी कि फूली हुई रहती हैं, प्रेशर बना हुआ रहता है इनके अंदर, और वही जो है पत्तियों को टाइट रखता है, काफ़ी खड़ा हुआ रखता है, ठीक है, अपराइट रखता है। लेकिन जब हम टच करते हैं तो उस टच को डिटेक्ट करके सडनली इनके अंदर का जो पानी है, पुलविनी के अंदर का पानी है, वो आसपास के सेल्स में चला जाता है, और वो प्रेशर जो टर्जिड प्रेशर जो पुलविनी में लगा हुआ था ना पानी के भरने की वजह से, भाई गुब्बारा जब भरा हुआ होता है पानी से तो गुब्बारा कैसे मोटू सा होता है और ऐसे लगता है कि अभी ब्लेड दिखाओगे फट जाएगा, है ना। वैसे ही पुलविनी भी टर्जिड होता है, बट हमारे टच की वजह से वो पानी बाहर निकल जाता है और पुलविनी जो है उसमें प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो पुलविनी अभी तक प्लांट को अपराइट रख रहा था, वही पुलविनी के में से पानी निकलने के बाद पत्तियां जो हैं ऐसे ड्रूप इन कर जाती हैं। सो दिस इज द रीजन, बिकॉज our touch causes the pulvini to lose the water and hence the water pressure. होप यू एंजॉयड प्लांट वाला पार्ट भी। अब हम चल रहे हैं तीसरे पार्ट की तरफ, विच इज ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। अच्छा, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम से पहले बता दूं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स या एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं। ऐसे ग्लैंड्स जो अपनी सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में देते हैं उन्हें एंडोक्राइन ग्लैंड बोला जाता है। ऐसे ग्लैंड जो अपनी सिक्रीशन पहले डक्ट्स में देते हैं और फिर उन डक्ट से जो है सिक्रीशन टारगेट टिश्यूज पे जाती हैं, उन्हें एक्सोक्राइन ग्लैंड बोला जाता है। जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, वो पहले सलाइवरी डक्ट्स में अपना सलाइवा भेजते हैं या सलाइवरी अमाइलेज भेजते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, आपका थायराइड ग्लैंड हो गया, ये सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। बच्चा एंडोक्राइन ग्लैंड्स बहुत सारे होते हैं, जिसमें गोनाड्स भी आते हैं, गोनाडिक ग्लैंड्स भी आते हैं, पिट्यूटरी भी आता है, पैराथैलेमस भी आता है, थायराइड ग्लैंड भी आता है, बहुत सारे ग्लैंड्स हैं। सारे आपके सिलेबस में नहीं है, कुछ ही हैं, तो हम वही वाले ग्लैंड्स करेंगे जो हमारे सिलेबस में है। बट एक डेफिनेशन जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं वो है कि मैम हॉर्मोन्स क्या होते हैं। बच्चा, हॉर्मोन्स होते हैं केमिकल मैसेंजर्स, केमिकल मैसेंजर्स सिक्रीटेड बाय, मतलब कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो सिक्रीशन करते हैं ना, जो केमिकल सिक्रीशन करते हैं, उन्हें हॉर्मोन्स बोलते हो। सिंपल, वो सिंपल डेफिनेशन भी लिख सकते हो, थोड़ी फैंसी बता देती हूँ कि केमिकल मैसेंजर्स सिक्रीटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स that reach the target tissues or you can say organs through blood, मैं अभी बना रही हूँ डेफिनेशन, to bring about action। मतलब कि ऐसे केमिकल मैसेंजर्स जो ब्लड में एंडोक्राइन सिस्टम से जाते हैं और फिर वहां से टारगेट टिश्यूज या टारगेट सेल्स या टारगेट ऑर्गन्स पे जाके कोई ना कोई काम प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें हॉर्मोन्स बोला जाता है, राइट। यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कई सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हमारे सिलेबस में कौन कौन से हैं वो मैं मार्क कर देती हूँ बच्चा। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे सिलेबस में है, थायराइड ग्लैंड हमारे सिलेबस में है, पैराथायराइड ग्लैंड हमारे सिलेबस में नहीं है, पैनक्रियाज हमारे सिलेबस में है, और एड्रिनल ग्लैंड्स हमारे सिलेबस में है। तो हम ये चारों ही पढ़ेंगे, बाकी की स्लाइड्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आपको खुद से पढ़ना हो तो आप पढ़ लेना। लेट्स स्टार्ट विद द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो है बाइलोब्ड ग्लैंड होता है, सबसे बड़ा ग्लैंड है एंडोक्राइन सिस्टम का, बाइलोब्ड होता है, हमारे लैरिंग्स में प्रेजेंट होता है। बाइलोब्ड का मतलब इसके 2 लोब्स होते हैं, ठीक है। थायराइड ग्लैंड 3 हार्मोन सिक्रिएट करता है। कितने? 3 हार्मोन। एक T4 हार्मोन जिसे प्यार से थायरॉक्सिन बोलते हैं,
दूसरा ट्राई आइडोथायरोनाइन, मेरे साथ बोलो, ट्राई आइडोथायरोनाइन, जिसे प्यार से T3 हार्मोन्स बोलते हैं। तीसरा थायरोकैल्सीटोनिन, थायरोकैल्सीटोनिन, जिसे कुछ नहीं बोलते हैं प्यार से, ठीक है। T3 और T4 हार्मोन्स को टुगेदर बोला जाता है थायराइड हार्मोन्स। तो जहां पे भी आपकी एनसीईआरटी में लिखा है थायराइड हार्मोन्स, उसका मतलब है कि T3 और T4 दोनों की बात हो रही है। T3 और T4 मिलके बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं। सबसे पहला काम, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को रेगुलेट करते हैं। तो बॉडी में हम खाने को कैसे पचाएंगे, हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज अच्छे से होंगी, स्लो होंगी, फास्ट होंगी, एडिक्वेट स्पीड पे होंगी, ये सब कुछ कौन देखता है? T3 और T4 देखते हैं। तो कभी कभी T3 और T4 का जब कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में बढ़ या घट जाता है ना, तो उसकी वजह से बड़ी दिक्कत आती है। अच्छा, बाय द वे, एंडोक्राइन ग्लैंड से जो भी हार्मोन्स हम अपने सिलेबस में पढ़ रहे हैं, सब हमारी बॉडी में ना ट्रेस हार्मोन्स की तरह चाहिए होते हैं, मतलब बहुत थोड़ी क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। इनकी थोड़ी सी भी क्वांटिटी ऊपर नीचे हुई ना, बॉडी में डेफिशिएंसी हो गई इनकी, या इनकी मतलब इनकी कमी हो गई, या ये एक्सेस में पाए जाने लग गए, तो बॉडी में बहुत गड़बड़ हो जाती है भाई। न्यूरॉन्स के केस में ऐसा नहीं होता, एक दो न्यूरॉन बीच में मर गया, डेड हो गया, तो फिर तो भी फंक्शन करते रहती है बॉडी ठीक ठाक। लेकिन हार्मोन्स के केस में थोड़ा सा भी अमाउंट ऊपर नीचे हुआ तो मेजर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। थायराइड की बात कर रहे थे। T3 और T4 मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को देखते हैं, उन्हें रेगुलेट करते हैं। दूसरा, प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। अगेन बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं प्रोटीन, तो हमारी ग्रोथ, हमारी बॉडी का रिपेयर प्रोटीन पे डिपेंड करता है, और वो T3 और T4 रेगुलेट कर रहे हैं। दूसरा, हमारी मेंटल फैकल्टीज को कंट्रोल करते हैं। जिनकी बॉडी में T4 या T3 में डेफिशिएंसी या एक्सेसिव अमाउंट देखा जाता है ना, उन्हें रेस्टलेसनेस फील होती है, एंजाइटी फील होती है, मूड स्विंग्स फील होते हैं। तो T3 T4 से मेंटल एबिलिटी पे भी फर्क पड़ता है। एट द सेम टाइम बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। अगेन, जिनकी बॉडी में T3 या T4 का अमाउंट ऊपर नीचे होता है, उन्हें हीट रेसिस्टेंट हो जाती है, उन्हें गर्मी ज़्यादा लगती है, या उन्हें कोल्ड रेसिस्टेंट हो जाती है, या उन्हें सर्दी ज़्यादा लगती है। इस तरीके की एक्टिविटीज़ उनकी बॉडी में देखने को मिलती है। बहुत ज़्यादा नहीं, कि ऐसा नहीं है कि गर्मी के महीने में आप कंबल लेके बैठे रहोगे, बट थोड़ा बहुत हो जाता है ऐसा बॉडी में। दिस इज थायराइड। नाउ एक और होता है पैराथायरॉयड ग्लैंड, जो थायराइड के अंदर प्रेजेंट होता है। 4 छोटे छोटे पैराथायरॉयड ग्लैंड्स होते हैं हमारी बॉडी में। ये हार्मोन सिक्रिएट करते हैं पैराथॉर्मोन, जिनका काम होता है बॉडी में कैल्शियम और फोस्फेट लेवल को रेगुलेट करना। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, आई एम जस्ट टेलिंग यू फॉर द सेक ऑफ इट। हमारे सिलेबस में जो है वो मैं बता देती हूँ, उसका नाम है गोइटर। सो बच्चा, T3 और T4 यानी कि थायराइड एलिमेंट्स, थायराइड हॉर्मोन्स की कमी की वजह से कौन सी सिचुएशन आती है? हाइपो, यहां लिख दूं क्या, रुक जाओ, हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म में बॉडी में हो जाता है सिंपल गोइटर। क्या हो जाता है? सिंपल गोइटर। सिंपल गोइटर जैसे कि आपको यहाँ पे फोटो में दिख रहा है, सिंपल गोइटर के केस में थायराइड ग्लैंड्स जो हैं वो स्वोलन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? स्वोलन थायराइड ग्लैंड्स। अनईजीनेस इन नेक, ऑब्वियसली ग्लैंड पूरा स्वोलन हो गया है, तो अनईजीनेस इन द नेक। बच्चा, और भी प्रॉब्लम्स होती हैं। ग्रेव डिसीज हो जाती है अगर थायराइड का सिक्रीशन ज़्यादा हो जाता है तो। ग्रेव डिसीज आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में सिर्फ ग्रेव डिसीज, मैं नाम लिख देती हूँ। ग्रेव डिसीज हैपन्स ड्यू टू हाइपरथायरॉयडिज्म, जब थायराइड ज़्यादा सिक्रीट हो जाता है। हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से मूड स्विंग्स बहुत हो जाते हैं, इरिटेशन बहुत हो जाती है, नर्वसनेस हो जाती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। लाइक आई सेड, सिलेबस में नहीं है। अच्छा, आपने देखा होगा कि नमक की थैलियों पे ज़रूर लिखा होता है कि सॉल्ट विच कंटेन्स आयोडीन। ऐसा क्यों लिखा होता है? क्योंकि ये जो आयोडीन है ना, इस आयोडीन से थायराइड का रेगुलेशन होता है, थायराइड हार्मोन्स का रेगुलेशन होता है। तो अगर आयोडीन हमारी बॉडी में कम जाएगा, तो उसकी वजह से, उस आयोडीन की कमी की वजह से थायराइड हार्मोन्स कम बनेंगे, हाइपोथायरॉयडिज्म की सिचुएशन आ जाएगी। और इन द एक्सट्रीम केसेस, अगर ओवर द ईयर्स आपने कम आयोडीन बॉडी में एक्यूमुलेट किया है, तो फिर गोइटर होने की सिचुएशन भी बन जाती है। मैंने अपनी लाइफ में एक ही महिला देखी है जिन्हें गोइटर देखा, मतलब एक ही ह्यूमन बीइंग देखा है जिसे मैंने गोइटर देखा है। बट मैंने देखा है नेक पूरा उनका स्वोलन रहता था और उनका ट्रीटमेंट चलता था। तो आयोडीन वाला नमक खाना चाहिए। अब हम आगे जाएंगे, बात करेंगे एड्रिनल ग्लैंड की। एड्रिनल ग्लैंड को प्यार से बोला जाता है
ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी, क्योंकि ये फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी सिक्रीट करता है। इसका एक और नाम होता है, वो होता है सुप्रीनल ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड? सुप्रीनल ग्लैंड, राइट। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? आपकी किडनी के ऊपर जो दो ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर बना होता है, इसे बोलते हो एड्रीनल ग्लैंड। तो यानी कि हमारी बॉडी में ये पैर में प्रेजेंट होता है, पैर में प्रेजेंट होता है, दो एड्रीनल ग्लैंड्स होते हैं। अच्छा, जो हार्मोन सिक्रीट करता है ना एड्रीनल ग्लैंड्स, उन्हें प्यार से बोला जाता है कॉर्टिकॉइड्स। कॉर्टिकॉइड्स, तीन तरीके के कॉर्टिकॉइड्स सिक्रीट करता है एड्रीनल। एक होते हैं मिनरल कॉर्टिकॉइड्स बच्चा, एक होते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, एक होते हैं गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स। गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स में तो आते हैं आपके सेक्स हार्मोन्स। कौन से हार्मोन्स? सेक्स हार्मोन्स। फॉर एग्जाम्पल एंड्रोजन जो लड़कों में होता है, और एस्ट्रोजन जो फीमेल बॉडीज में होता है ना। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में आता है मेजॉरिटी हार्मोन, जिसका नाम होता है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल वो हार्मोन होता है बच्चा जो हमें स्ट्रेस से फाइट करने की क्षमता देता है। जब भी हमारी बॉडी में स्ट्रेस होता है तो ये उसे फाइट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कॉर्टिसोल की कमी हो गई तो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हम लोग नहीं कर पाएंगे एग्जिस्ट, ठीक है। मिनरल कॉर्टिकॉइड्स क्या होता है? मिनरल कॉर्टिकॉइड्स में मेजरली जो हार्मोन आता है उसका नाम है एल्डोस्टेरॉन। क्या नाम है? एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन को प्यार से फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी बोला जाता है, राइट। तो कभी आपने सोचा है कि जब आपको भयानक डॉग दिख रहा है और भयानक डॉग आपकी तरफ भाग कर रहा है तो आप भागना कैसे शुरू करते हो? डेफिनेटली मैंने आपको बताया कि उसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम का किया धरा भी होता है, वो आपको बोलता है भाग लो बेटा वरना ये डॉगी जो है काट लेगा। लेकिन उसमें हॉर्मोन्स भी तो प्ले कर रहे हैं, एड्रिनल हॉर्मोन्स भी तो प्ले कर रहे हैं। एड्रिनल उसमें क्या प्ले कर रहा है? रोल ऑफ उसमें एड्रिनल ये है कि वो बॉडी में सिक्रीट होना शुरू हो जाता है एड्रिनल हार्मोन, फाइट और फ्लाइट हार्मोन, और वो जो है ब्लड स्ट्रीम के थ्रू आपकी पूरी बॉडी में फैल जाता है। उसकी वजह से हार्ट बीट फास्टर हो जाती है। हार्ट बीट फास्टर हो जाती है तो आपकी बॉडी में ब्लड जो है जल्दी जल्दी पंप करने लगता है। साथ में आपकी ब्रीदिंग फास्टर हो जाती है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन बाहर से ले लो, और वो ऑक्सीजन ब्लड स्ट्रीम के साथ आपकी सारी बॉडी के सेल्स में चला जाए, ताकि जिस भी बॉडी सेल की आपको ज़रूरत पड़े, मसल की ज़रूरत पड़े, आप उस मसल को झटपट इस्तेमाल कर लो बिना फटीग हुए, है ना। उसके साथ साथ आपकी जो स्केलेटल मसल्स होती हैं, चाहे जिस भी स्केलेटल मसल की जरूरत हो, भागने के लिए पैरों की चाहिए तो पैरों की, हाथों की चाहिए तो हाथों की, स्केलेटल मसल्स में खून ज़्यादा जाने लगता है ताकि खून के साथ ज़्यादा उसमें एनर्जी जाए, ज़्यादा ऑक्सीजन जाए, राइट। और फिर वो स्केलेटल मसल्स जो है अपना एक्शन लेती हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो उसे बोलता है करने को। सो आप यहाँ देख रहे हो कि इस सिचुएशन में nervous system and also your endocrine system are working efficiently together to bring about a response for a particular stimulus. Now the last gland in our syllabus, एक और gland है क्या? नहीं, दो gland, last two glands in our syllabus are pituitary and pancreas. पहले pituitary पढ़ लेते हैं। इसे ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करने वाला ग्लैंड भी बोलते हैं। भाई ये ग्रोथ हार्मोन के साथ साथ ना 100 और हार्मोन सिक्रीट करता है। नो आई एम जस्ट एग्जैजरेटिंग, बट ये बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट करता है। दिस इज लोकेटेड जस्ट बिलो द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस आपको पढ़ने को मिलेगा, हायर क्लासेस में पढ़ने को मिलेगा। स्मॉलेस्ट ग्लैंड होता है बच्चा हमारी बॉडी का, स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, सॉरी, बहुत ही छोटा होता है। इसका वेट भी आप पता है 0.5 ग्राम्स का होता है बस। बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट करता है ये। ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करता है, इसके साथ साथ ऑक्सीटोसिन सिक्रीट करता है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फीमेल्स। देन एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन सिक्रीट करता है, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गोनाडोट्रोफिन हार्मोन सिक्रीट करता है।
ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन LH हार्मोन सिक्रीट करता है, प्रोलैक्टिन सिक्रीट करता है, अभी मुझे और नाम याद नहीं आ रहे हैं लेकिन बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट करता है। ठीक है, हमारे सिलेबस से इसमें से कौन सा है? ग्रोथ हार्मोन। तो पिट्यूटरी जब ग्रोथ हार्मोन कम सिक्रीट करता है, मतलब पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन जब कम अमाउंट में सिक्रीट होता है, तो एक सिचुएशन आ जाती है कि बॉडी की ग्रोथ जो है स्टंटेड हो जाती है। उस स्टंटेड ग्रोथ को बोला जाता है बच्चा डॉर्फिज्म, यानी कि बॉडी बॉनी हो जाती है। सिमिलरली जब ग्रोथ हार्मोन बॉडी में पिट्यूटरी द्वारा ज्यादा सिक्रीट हो जाता है, तो उस सिचुएशन को आप बोलते हो गिगनाटिज्म। गिगनाटिज्म, जिजिनाटिज्म मुझे नहीं पता, मेरे को कमेंट्स में बता देना। डॉर्फिज्म, ठीक है, डॉर्फिज्म होता है डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन की वजह से, और गिगनाटिज्म होता है एक्सेसिव ग्रोथ हार्मोन की वजह से। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे सिलेबस में है, याद रखना। नेक्स्ट इन योर सिलेबस इज पैनक्रियाज, डायबिटीज क्रिएटिंग प्रॉब्लम। अब हम डिस्कस करने वाले हैं जो मेरे घर में सबको है ठीक है, तो इसके बारे में तो मैं बचपन से जानती हूँ। पैनक्रियाज एक ऐसा ग्लैंड है जो बोथ एक्सोक्राइन तरीके से भी फंक्शन करता है और एंडोक्राइन तरीके से भी फंक्शन करता है, यानी कि डक्ट्स में भी अपना सिक्रीशन देता है, और आपने डाइजेस्टिव सिस्टम के टाइम पे आपने पढ़ा था कि डक्ट्स में अपना सिक्रीशन देता है, और डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में भी अपना सिक्रीशन देता है। एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड ये दो हार्मोन देता है ब्लड स्ट्रीम में, एक का नाम है ग्लूकागन और एक का नाम है इंसुलिन। क्या नाम है? ग्लूकागन एंड इंसुलिन। इंसुलिन का फंक्शन होता है बच्चा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना। किस में कन्वर्ट करना? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना। और ये महान काम कहां पे होता है? ये लिवर या मसल सेल्स में होता है। पर वो छोड़ो, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम है। इसके साथ साथ प्रोटीन सिंथेसिस भी है, एनाबॉलिक हार्मोन की तरह काम करता है, वो सब आप मत सुनो, सिर्फ ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। और ग्लूकागन का काम होता है एंटी इंसुलिन की तरह काम करना। तो बच्चा बॉडी में होता है फीडबैक मैकेनिज्म। फॉर एग्जांपल आपने बहुत सारा मीठा खा लिया, बर्थडे में गए थे, खुद का बर्थडे था, मे बी पूरा केक खा लिया, अब क्या बॉडी में बहुत सारा शुगर लेवल बढ़ गया है। जब बहुत सारा शुगर लेवल बढ़ जाएगा तो पैनक्रियाज को ब्रेन सिग्नल देगा कि भाई पैनक्रियाज थोड़ा सा इंसुलिन ज्यादा सिक्रीट कर दो, आज मैडम जो है बहुत सारा केक खा के आई हैं, राइट। सो देयर इज अ फीडबैक मैकेनिज्म इन आवर बॉडी अकॉर्डिंग टू विच हार्मोन का सिक्रीशन या हार्मोन किस टाइम पे सिक्रीट होंगे, किस अमाउंट पे सिक्रीट होंगे, वो डिसाइड होता है। अब इंसुलिन जो है बॉडी में ग्लूकोज लेवल्स को कम करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। तो इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो आपको हाई शुगर लेवल्स हो जाएंगे, यानी कि हाई डायबिटीज हो जाएगी। ये भी मैं लिख देती हूँ, इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं साइंटिफिकली वो सब लिख देती हूँ। डिसऑर्डर्स जो पैनक्रियाज से रिलेटेड डिसऑर्डर्स है, अगेन बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं जो हमारे सिलेबस में हम वही डिस्कस करेंगे। पहला है हाइपरग्लाइसीमिया, दूसरा है हाइपो। बच्चा हाइपो का मतलब होता है कम, हाइपर का मतलब होता है ज्यादा। बोलते हैं ना हाइपर मत हो, मतलब ज्यादा गुस्सा मत करो। तो हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपो मतलब कम। ग्लाइसीमिया मतलब शुगर लेवल इन द ब्लड। तो हाइपर ग्लाइसीमिया मतलब बॉडी में शुगर लेवल जो है ज्यादा है। बॉडी में अगर शुगर लेवल ज्यादा है तो मतलब इंसुलिन कम है ना, मतलब बॉडी में इंसुलिन कम हो रहा है। बॉडी जो है ज्यादा इंसुलिन सिक्रीट करने में या एडिक्वेट अमाउंट ऑफ इंसुलिन सिक्रीट करने में सक्षम नहीं है, तभी तो बॉडी में शुगर लेवल बच रहा है, वरना तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कब का कन्वर्ट हो चुका होता। ऑन द अदर हैंड अगर आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, हाइपोग्लाइसीमिया मतलब ब्लड में शुगर लेवल कम है, तो इसके दो कारण हो सकते हैं। या तो आपकी बॉडी में एक्सेस इंसुलिन हो गया है, इंसुलिन ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, या फिर जो एंटी इंसुलिन हार्मोन था ग्लूकागन वो फंक्शन नहीं कर रहा है। कॉमन सेंस की बात है, इसमें कोई रट्टा नहीं मारना। बॉडी में शुगर लेवल ज्यादा है मतलब इंसुलिन की कमी हो गई है, बॉडी में शुगर लेवल कम है मतलब इंसुलिन ज्यादा सिक्रीट हो गया है और ग्लूकागन की डेफिशिएंसी हो गई है। जब बॉडी में
इंसुलिन लेवल कम हो जाता है, मतलब आपको हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, डायबिटीज हो जाती है, तब हाई शुगर लेवल हो जाते हैं। डायबिटीज तो दोनों तरीके की हो सकती है भाई, लो शुगर और हाई शुगर, पर जब हाई शुगर होता है तब आपको इंसुलिन लेना पड़ता है। कई लोग जो है ओरल इंसुलिन लेते हैं मेडिसिन के फॉर्म में, कई लोग जो है अपनी बॉडी को इस तरीके से, लाइफस्टाइल डिसीज है डायबिटीज, तो इस तरीके से मोड करते हैं एक्सरसाइज और रनिंग वगैरह करके, डाइटरी सप्लीमेंट्स लेके, या डाइट में जो है ग्लूकोज कम कंज्यूम करके वो अपने इंसुलिन लेवल के अकॉर्डिंग बॉडी को फंक्शन कराते हैं। कई लोग ओरल पिल्स लेते हैं, और कई लोग जो है उनकी जो बॉडी में शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो उन्हें डॉक्टर जो हैं वो लेने को बोलते हैं, इंसुलिन इंजेक्शंस लेने को बोलते हैं। हमारे घर में इंसुलिन इंजेक्शन लिया जाता है दिन में 2 बार, इतना ज़्यादा शुगर है वहाँ पे, क्योंकि डाइटरी लेवल पे वो कोई भी चीज़ से परहेज नहीं करते हैं। तो अगर आपकी फैमिली में किसी को हाई शुगर लेवल है तो प्लीज़ उन्हें समझाने की कोशिश करिए दैट दिस कैन बी कंट्रोल्ड विद लाइफस्टाइल चेंजेस। ये चावल वावल थोड़ा लिमिट में खाएं, थोड़ा ग्लूकोज वाली चीज़ें थोड़ा लिमिट में खाएं, एंड इट कैन बी कंट्रोल्ड। इंसुलिन इंजेक्शन लेना इज़ नॉट अ सोल्यूशन, क्योंकि वो लाइफ लॉन्ग डिपेंडेंसी बन जाती है। What we can do is we can mold our lifestyle around it, right? So this was all for today. यहाँ पे मैं चार्ट दे रही हूँ, ग्रोथ हार्मोन का मेन फंक्शन बता रही हूँ, थायराइड का मेन फंक्शन बता रही हूँ, इंसुलिन का, टेस्टोस्टेरॉन का, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का। अच्छा, इन्हें गोनाडिक ग्लैंड्स बोला जाता है। टेस्टोस्टेरॉन और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन गोनाडिक ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं। गोनाडिक ग्लैंड, लड़कों में टेस्टिस होता है, लड़कियों में ओवरीज होता है। टेस्टिस टेस्टोस्टेरॉन देता है, ओवरीज एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन देती है। इन सबके एग्जांपल्स, इन सबके फंक्शंस आप हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस में ऑलरेडी पढ़ते हो। एड्रिनल हार्मोन जो एड्रिनल ग्लैंड देता है वो हमने पढ़ ही लिया। और हाइपोथैलेमस एक रिलीजिंग हार्मोन देता है जो पिट्यूटरी को बोलता है कि भाई अपना काम करो। पिट्यूटरी सबसे महान है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ये छोटा सा ग्लैंड जो है सारे हार्मोन्स, ऑलमोस्ट बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट करता है, लेकिन इसे कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस। तो इट्स लाइक द क्लास टीचर हु डज ऑल द वर्क बट द प्रिंसिपल कंट्रोल्स इट। कूल। सो यहाँ पे मैं आपको कुछ ऐसी स्लाइड्स दे रही हूँ जो आपके काम आ सकते हैं। मेरी तरफ से चैप्टर खत्म हो गया है, लेकिन नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच का यहाँ पे मैं डिफरेंस दे रही हूँ। नर्वस सिस्टम में नर्व सेल्स होते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम में ग्लैंड्स होते हैं। नर्वस सिस्टम में मैसेजेस जो है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस की तरह ट्रैवल करते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम में केमिकल हॉर्मोन्स की तरह ट्रैवल करते हैं। मैसेजेस फाइबर्स के थ्रू ट्रैवल करते हैं नर्वस सिस्टम में। एंडोक्राइन सिस्टम में ब्लड एज अ मीडियम इस्तेमाल होता है। नर्वस सिस्टम ज़्यादा क्विकली काम करता है, एंडोक्राइन सिस्टम थोड़ा सा टाइम ले लेता है, ठीक है। और यहाँ पे रुक जाओ, पहले मैं स्लाइड्स दिखा देती हूँ। देखो यहाँ पे मैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का फंक्शंस बता रही हूँ। ये सब सिलेबस में नहीं है, बट मैंने सोचा आपको पता होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं स्लाइड्स दे रही हूँ। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कनेक्ट करता है ऑर्गन से, सेंसरी और मोटर इन्फॉर्मेशन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक भेजता है, बॉडी में रेगुलेट करता है बॉडी के फंक्शंस को, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को इन्फॉर्मेशन भेजता है बॉडी के बाकी पार्ट से। साइटोकाइनेंस और जिबरेलिन्स के फंक्शंस बताई दिए हैं, फिर भी यहाँ पे मैं आपको लिस्ट डाउन कर रही हूँ। जिबरेलिन्स फ्रूट ग्रोथ करता है, सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। शूट के इलांगेशन में काम करता है। साइटोकाइनेंस जो है रूट ग्रोथ प्रमोट करता है, क्लोरोप्लास्ट के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, लीव्स की एजिंग को डिले करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनहिबिट करता है लीव्स की एजिंग को, और स्टोमेटा की ओपनिंग को प्रमोट करता है। फिर मैं यहाँ पे एब्सिसिक एसिड के भी फंक्शन दे रही हूँ। सीड की डॉर्मेंसी को प्रमोट करता है, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को प्रमोट करता है, फॉलिंग ऑफ लीव्स को प्रमोट करता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कौन सा हार्मोन है जो विल्टिंग और फॉलिंग ऑफ लीव्स कॉज करता है, या विल्टिंग और फॉलिंग ऑफ फ्रूट्स कॉज करता है, पता होना चाहिए। फिर मैं यहाँ पे प्लांट मूवमेंट्स के बारे में भी कुछ स्लाइड्स दे रही हूँ, ऑक्सिन के बारे में और ट्रॉपिज्म और नास्टीज के बारे में। ये सारा कुछ मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। आई एम जस्ट शोइंग यू दैट व्हाट ऑल स्लाइड्स आई हैव एडेड फॉर यू। यू कैन यूज देम एज योर नोट्स। ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री PDF अवेलेबल है, तो प्लीज इन्हें यूज कर लेना। सबकी प्रॉपर डेफिनेशन है यहाँ पे, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है वो सब यहाँ लिखा हुआ है ऑलरेडी। मैं बस लिख के पढ़ाना चाहती थी तो मैंने वो पढ़ा दिया है। अब चलते हैं हम एक स्लाइड पे, वो कौन सी स्लाइड थी मैं भूल गई। NCERT क्वेश्चंस की स्लाइड, NCERT क्वेश्चन कर ले थोड़े से। Which of the following is a plant hormone here? Plant hormone is definitely cytokinin. The gap between the two neurons is known as synapse. Option number B. Brain is responsible for thinking, regulating the heartbeat, balancing the body, या all the above? भाई all the above. What is the function of the receptors in our body? To receive the information from the stimulus, right?
थिंक ऑफ सिचुएशन वेयर रिसेप्टर्स डू नॉट वर्क प्रॉपरली, व्हाट प्रॉब्लम्स आर लाइकली टू रेज। अगर रिसेप्टर्स अच्छे से फंक्शन नहीं करेंगे तो सीएनएस अपना डिसीजन अच्छे से नहीं ले पाएगा और हमारी बॉडी जो है हार्मफुल सिचुएशन में फंस जाएगी। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन बनाना है आपको, आना चाहिए बनाना। ऐसे ऐसे आपको यहाँ पे डेंड्राइट बनाना है। बहुत ही गंदा डायग्राम बना रही हूँ बिकॉज आई एम इन हरी, आई एम टायर्ड। और यहाँ पे आपको नर्व एंडिंग बनानी है और यहाँ पे माइलिन शीट बनाना मत भूलना, ठीक है। ओके फिर है एक्सप्लेन इट्स फंक्शन, वो मैंने करा दिए हैं। फोटोट्रॉपिज्म प्लांट्स में कैसे अकर करता है, जब प्लांट लाइट की तरफ अपना रिस्पॉन्स करता है तो फोटोट्रॉपिज्म अकर करता है। फॉर एग्जाम्पल बेंडिंग ऑफ द प्लांट एरिया व्हेन देयर इज ओनली अ लाइट सोर्स ऑन पर्टिकुलर एंगल। देन विच सिग्नल गेट डिसरप्टेड इन केस ऑफ अ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, साइनेप्सिस सिग्नल जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो है ब्रेक कर सकते हैं। हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन अकर इन प्लांट, थ्रू फाइटो हॉर्मोन्स। इसमें थोड़ा सा एग्जाम्पल भी दे सकते हो, ऑक्सिन का और साइटोकिनिन्स का, जिबरेलिन्स का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। व्हाट इज द नीड फॉर अ सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नीड ये है कि भाई नहीं होगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन तो फिर हम स्टिमुलस के प्रति रिएक्ट नहीं कर पाएंगे, हमारी बॉडी में ग्रोथ नहीं होगी, हमारी बॉडी में मूवमेंट नहीं होगी, ऑल ऑफ दैट। कंपेयर इन कॉन्ट्रास्ट नर्वस एंड हार्मोनल मैकेनिज्म, वो मैंने अभी आपको पीछे जो है यहीं पे ये देखो दे दिया है, तो यही वाला पूरा उसमें लिखना है। Then what is the difference between the manner in which the movement take place in sensitive plant and the movement of our legs? Difference है, movement in our legs is controlled by two mechanism, endocrine and your nervous system. Sensitive plants में movement जो है सिर्फ hormones, phytohormones से होता है. So this was all. I hope you enjoyed the lecture, one shot revision. I will see you next time. Don't forget इसकी PDF है और जो मैंने homework questions दिए हैं वो प्लीज़ मुझे आंसर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता देना, और सॉरी कमेंट बॉक्स में बता देना। आई सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय, टाटा।